व्यवस्था को। हम इस खबर पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह, इस तरीके से आंदोलन चल रहा है और एनआरसी और सीए को लेकर आज बड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सीधे रुख करते हैं। और एनआरसी है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, इसमें से हर व्यक्ति से प्रूफ मांगे जाते हैं कि आप बताइए कि भाई आप किस आधार पर इस देश के नागरिक हो। ये दोनों प्रक्रिया का कोई लेन देन नहीं है, न दोनों प्रक्रिया का एक दूसरे के सर्वे में उपयोग हो सकता है। एनपीआर के लिए जो अभी प्रक्रिया चलेगी, इसका उपयोग कभी भी एनआरसी के लिए नहीं हो सकता। दो कानून भी अलग है। मगर ये प्रक्रिया मैं थोड़ी स्पष्टता कर दूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू नहीं की है। 2004 में यूपीए सरकार ने एक कानून बनाया जिसके तहत प्रक्रिया चालू हुई, और 2010 में जब जनगणना हुई 2010-11 में, इसके साथ इसको किया गया। अब फिर से जनगणना हो रही, इसके साथ ही करने का प्रावधान है। सरकार ने आज निर्णय करा है। तो मैं पहले ये स्पष्टता कर देना चाहता हूं कि एनपीआर का कोई भी डेटा एनआरसी के उपयोग में आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये अलग प्रक्रियाएं हैं और उसमें नागरिक से अपने नागरिक होने के लिए कुछ दस्तावेज मांगे जाते हैं और कुछ प्रक्रिया जो असम में हुई है अभी। इसके अंदर देश के अंदर रहने वाला हर कोई व्यक्ति अपनी स्वतः की इच्छा से एक ऐप के अंदर भरकर भेजेगा, कोई सपोर्ट डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा। एनआरसी में प्रूव करना पड़ेगा और एनपीआर में सिर्फ साइन करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन भरना पड़ेगा, और ये सब वॉलंटरी है एनपीआर का एक्सरसाइज। वॉलंटरी मतलब कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो उसमें कुछ खाने खाली रखे जा सकते हैं। जी। तो अगर कौन से ऐसे सवाल हैं एनपीआर में जो इस बार नए हैं, पिछली प्रक्रिया में नहीं थे और इस प्रक्रिया में जोड़े जाएंगे? देखिए, एक दो चीजें नई हैं जिसमें घर में कितने, घर का एरिया क्या है, घर में पशु कितने हैं, इस प्रकार की कुछ चीजें नई है जिसके आधार पर राष्ट्र की सारी योजनाओं का एक खाका बनता है। मैं आपको बताता हूं, इस प्रकार के सर्वे न हुए होते तो हम आज देश में हर गरीब के घर में गैस नहीं पहुंचा सकते। जो लोग इसके लिए अपप्रचार कर रहे हैं वो गरीबों का और विशेषकर माइनॉरिटी का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया से जो कटेंगे उनके लिए ये योजनाओं में कैसे जगह बनेगी, इसका अंदाज कैसे लगेगा। मैं आपको बताता हूं कि गुजरात का सूरत शहर है, ढेर सारे वहां उड़ीसा से, यूपी से, बिहार से लोग आकर बसे हैं, रोजी रोटी के लिए बसे, परिवार के साथ भी बसे हैं। अब जब एनपीआर के माध्यम से ये मालूम नहीं पड़ेगा कि कितने उड़िया बच्चे यहां रहते हैं, तो उड़िया भाषा की प्राथमिक शालाएं वहां कितनी खोली जाएगी, आप मुझे बताइए, कैसे सरकार तय करेगी? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कैसे तय करेगा? हिंदी भाषी स्कूल्स कितनी खोली जाएगी, वो कैसे तय करेंगे? क्योंकि गुजरात में प्राइमरी एजुकेशन गुजराती में है ऑब्वियसली। इस प्रकार के पर्पस के लिए ये जनगणना मतलब सेंसस और एनपीआर दोनों का उपयोग होता है। मैं उस पे वापस आती हूँ सेंसस पे, पर आपने माइनॉरिटीज का जिक्र किया, इसलिए मैं माइनॉरिटी लीडर ओवैसी के बारे में बता रही हूँ। उन्होंने खुद कहा है कि ये एनआरसी का दूसरा नाम है, बस एक दूसरे नाम से एनआरसी लाया जा रहा है। देखिए, ओवैसी साहब अगर हम कहेंगे सूर्य पूरब में उदित होता है तो कहेंगे नहीं नहीं भाई पश्चिम में होता है, ये उनका स्टैंड होता है, मुझे तो इससे कोई आश्चर्य नहीं। फिर भी मैं ओवैसी साहब को भी आश्वस्त करना चाहता हूं देश के गृह मंत्री के नाते कि इसका एनआरसी की प्रक्रिया से कोई लेन देन नहीं है, ये बहुत अलग प्रकार की प्रक्रिया है। तो सर, जब माइनॉरिटीज की जिक्र कर रहे हैं आप, तो माइनॉरिटी हमेशा ये घबराहट होती है माइनॉरिटी कम्युनिटी में कि ये बार बार जो सवाल पूछते हैं, क्या आप नागरिक हैं, क्या आप यहाँ पर कब से हैं, कितने साल से हैं, जब बार बार सवाल उठता है तो दस्तावेज तो पेश करना पड़ेगा ना। एक भी सवाल ऐसा नहीं है कि आप नागरिक हैं। उन कितने साल से रह रहे इसलिए पूछते हैं कि इसकी एक प्लानिंग बनानी है, इसका आयोजन करना है, और ये डरा डरा कर ही माइनॉरिटी को सारे फायदों से दूर रखा था। मोदी जी की सरकार आने के बाद माइनॉरिटी को गैस भी मिला, घर भी मिला, शौचालय मिला, अब हेल्थ का कार्ड मिला है।
अगर ये डराने का कार्यक्रम न करते तो अब तक मिल चुका होता, और अभी भी उनको ये सारी सुविधाएं न मिले, इसीलिए कुछ ऑपोजिशन पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। तो आपने सेंसस का जिक्र किया, जब सेंसस हो ही रहा है तो एनपीआर अभी लाने की क्या जरूरत है, क्योंकि 2015 में अपडेट हो तो गया था सेंसस। देखिए 2015 में पायलट लेवल पर अपडेट किया था। एक 10 साल में की जाने वाली प्रक्रिया है। 10 साल में देश में जनसंख्या के रहने में बहुत बड़ा उथल पुथल होता है। जनगणना भी 10 साल में होती है। ये भी 2010 में यूपीए ने यही एक्सरसाइज करी है, किसी ने सवाल नहीं उठाया। वो करते हैं तो सारी निर्दोष चीजें, हम करते हैं तो प्रॉब्लम है। मुझे तो समझ भी नहीं आता किस प्रकार की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सर, टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहा है कि अभी पूरे देश में हर कोने में प्रोटेस्ट चल रहे हैं सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर। स्टूडेंट से लेकर विद्यार्थी से लेकर लॉयर तक जो है वो घबराहट में है कि आप ये लॉ ला रहे हैं, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो अब लॉ बन गया है, अब ये आ रहा है, इसके बीच में ये पहले मैं स्पष्टता कर दूं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में भी किसी की भी नागरिकता लेने का कोई प्रोविजन ही नहीं है। कोई मुझे समझा दे कहां है। ये नागरिकता देने का प्रोविजन है। तो इस देश के जितने भी वासी माइनॉरिटी वाले हैं, मुसलमान हैं, उनको किसी को डरने की जरूरत नहीं। और जहां तक आपने सवाल किया कि समय अनुकूल नहीं है, मैं बताता हूं, इसका नोटिफिकेशन एनपीआर का भारत सरकार ने 31/7/19 को कर दिया था, जब सीएए आया ही नहीं था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो आया वो तो अभी अभी आया, उस वक्त ये आया ही नहीं था। उसकी फाइल भी शुरू नहीं हुई थी नए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की। उस वक्त 31/7/2009 को इसको नोटिफाइड कर दिया गया था, ये एक्सरसाइज को। और बहुत सारे राज्यों ने, लगभग सभी राज्यों ने कर दिया है नोटिफाइड, क्योंकि सीएए के लिए अब जनता के मन में से भय दूर हो गया है। इसलिए कुछ लोग अब एनपीआर का भय खड़ा करना चाहते हैं। वेस्ट बंगाल और केरला ने तो मना कर दिया कि इसके कोई भी मैं आज भी आपके कार्यक्रम के माध्यम से दोनों मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूं कि मेरा विनम्र निवेदन है कि इस प्रकार का कदम न उठाएं, वो इस पर पुनः विचार करें। ये बंगाल की और केरला की गरीब जनता के कल्याण के लिए बनाए जाने वाले कार्यक्रमों का बेस है, आधार है। कृपया आप पॉलिटिक्स के लिए ये गरीब जनता को डेवलपमेंटल प्रोग्राम के बाहर मत रखिए, इनको जोड़ दीजिए। और मैं फिर से एक बार स्पष्ट करना चाहता हूं स्मिता जी कि इससे नेशनल एनआरसी का कोई लेन देन नहीं है, कोई अफवाह फैलाई जा रही है। सर, आप क्या मानते हैं कि सेंटर और स्टेट के बीच अब कम्युनिकेशन जो नेटवर्क होना चाहिए वो इतना ब्रेकडाउन हो गया है कि स्टेट्स अब जो है, जहां पर आपकी सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार नहीं है, वो विश्वास ही नहीं करना चाहते कि आप क्या कह रहे हैं कि एनआरसी के साथ कोई संबंध नहीं। देखिए, पॉलिटिक्स और कम्युनिकेशन के बीच डर होता है। जहां तक कम्युनिकेशन का सवाल है, हमने नोटिफिकेशन निकाला 31/7/19 को। आज तक सारे स्टेट ने नोटिफिकेशन निकाल चुके हैं। इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। पॉलिटिक्स इसको कहते हैं कि सीएए के कारण बवाल खड़ा हुआ, सीएए का बवाल अब थमता जा रहा है, सब लोग सीएए को समझने लगे हैं, तो अब नई पॉलिटिक्स कर एनपीआर पे विवाद खड़ा करो। इसको पॉलिटिक्स कहते हैं। कम्युनिकेशन कहते हैं कि हमने 31/7/2019 को नोटिफिकेशन किया, उसके बाद सारे राज्यों ने नोटिफिकेशन कर दिया है। क्या इसे पॉलिटिक्स कहते हैं या बीइंग सेंसिटिव टू पीपल? मतलब कि अगर लोग समझते हैं कि इससे मुझे घाटा हो रहा है, तो क्या आप सेंसिटिविटी को लोग नहीं समझ रहे, लोगों को समझाया जा रहा है और गलत समझाया जा रहा है। गलत समझाया जाए, इसीलिए स्पष्टता के लिए मैंने आज एएनआई की टीम को रिक्वेस्ट तो ये आप कह रहे हैं कि गलत समझाया जा रहा है, तो फिर ऐसे क्यों हुआ कि एक हफ्ते तक प्रोटेस्ट इतने वायलेंट हुए लेकिन कम्युनिकेशन जो है सरकार की तरफ से कमी रही, खामियां रही, क्या आप मानते हैं? देखिए, कुछ तो खामी रही होगी, मुझे स्वीकारने में कोई तकलीफ नहीं है, परंतु पार्लियामेंट का मेरा भाषण उठाकर देख लीजिए, इसमें मैंने ये सारी स्पष्टताएं करी है कि इसी से किसी भी अल्पसंख्यक की नागरिकता जाने का सवाल नहीं, किसी की भी जाने का सवाल नहीं, क्योंकि ये बिल में किसी की नागरिकता लेने का कोई प्रावधान ही नहीं है। अब आप सीएए के बारे में कह रहे हैं? मैं सीएए के बारे में कहता हूं। आपने कहा ना कम्युनिकेशन, तो सीएए में मैंने मेरे
राज्यसभा लोकसभा के भाषण में ही स्पष्ट कर दिया था कि ये नागरिकता देने का कार्यक्रम है, बिल है, नागरिकता लेने का इसमें कोई प्रोविजन नहीं है, मगर लोगों को भड़काया गया। जब तक सच बात लोगों तक पहुंची तब तक थोड़ी हिंसा जरूर हुई है, मगर रिपीटेड हिंसा कहीं पर नहीं हुई, एक के बाद एक जगहों पे हुई। और मैं मानता हूं कि अच्छाई है कि जनता ने अब शांति के रास्ते पर चले हैं और वास्तविक स्थिति को समझाने का हम भी प्रयास करें। तो जो एनपीआर को लेके, इसको लेके भी बवाल उठ सकता है, इसको लेके भी मिसकम्युनिकेशन, अगर आप कह रहे हैं कि मिसकम्युनिकेशन की वजह से या फिर पॉलिटिक्स की वजह से लोगों को भड़काया गया और इसकी वजह से वायलेंस हुआ, तो क्या एनपीआर को भी लेके ऐसे हो सकता है? नहीं, इसीलिए मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूं जी, कि ये पूरी एक्सरसाइज कांग्रेस के बनाए कानून के अंतर्गत ही हो रही है। कांग्रेस ये पूरी एक्सरसाइज 2010 के अंदर 11 के अंदर कर चुकी है, कार्ड भी बांटे हैं, हम वही एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। कृपया मैं लोगों को भी विनती करता हूं, देश की जनता को भी विनती करता हूं कि आप ऐसे बहकावे में मत आइए कि एनआरसी और एनपीआर एक एक्सरसाइज है। एनपीआर की एक्सरसाइज का या जनगणना का एनआरसी के साथ कोई लेन देन नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, ना इसके डेटा का एनआरसी के लिए उपयोग होने वाला है। एनपीआर में, पिछले एनपीआर में जब हुआ था तो उस वक्त आधार नहीं था, आधार कार्ड। तो इस बार जो है, क्या आधार की इंफॉर्मेशन सिटीजन को देना पड़ेगा जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब सवाल पूछा जाएगा, तो क्या बायोमेट्रिक्स होगा और क्या देना पड़ेगा? देखिए स्मिता जी, हमने एक ऐप भी बनाया है जो फ्री ऑफ कॉस्ट हर नागरिक डाउनलोड कर पाएगा अपने मोबाइल पे और भरकर भेज सकता है। तो जब जनगणना अधिकारी आएंगे, एनपीआर के बनाने वाले लोग आएंगे, तब सिर्फ टिक कर 10 मिनट के अंदर काम समाप्त हो जाएगा। कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना है। जो इन्फॉर्मेशन आप देंगे उसका सरकार रजिस्टर बनाएगी और ये इन्फॉर्मेशन के आधार पर आने वाले 10 दिनों तक भारत की विकास की योजनाओं का प्लानिंग होगा, भारत के विकास का खाका तैयार करेगा। तो जो आधार का नंबर होता है, क्या उसमें नंबर वगैरह देना पड़ेगा? नंबर देंगे तो प्रोविजन तो है, मतदाता नंबर भी मांगा गया है, लास्ट टाइम भी मांगा गया था और देने में कोई हर्ज नहीं। आपने आधार निकलवाया, आपका नंबर है, तो देने में क्या। पर सरकार के पास जब इतना सारा इंफॉर्मेशन सिटीजन को लेकर ऑलरेडी है, कितने सारे डेटाबेस हैं, पासपोर्ट डिटेल्स है, राशन कार्ड डिटेल्स है, आधार डिटेल्स, उसको सब मैं आपको बताता हूं, हर 10 साल में अंतर्राज्यीय उथल पुथल जनता की बहुत बड़ी होती है, हर 10 साल के अंदर। और वो अंतर्राज्यीय उथल पुथल को मैप पर रखे बगैर राज्यों के विकास के और केंद्र के विकास के नक्शे नहीं बन सकते। मैं राज्य सरकार में भी रहा हूं, जनगणना का आधार राज्य सरकारें भी लेती है, एनपीआर का आधार राज्य सरकारें भी लेती है अपने प्लानिंग के लिए। ये नहीं बन सकता और एक संवैधानिक प्रोविजन है हर 10 साल में जनगणना करना, ये संवैधानिक प्रोविजन है। तो ये डुप्लीकेशन एफर्ट नहीं है? सेंसस 2021 जरा भी नहीं, दोनों एक साथ करने वाले हैं, कहां डुप्लीकेशन होगा? एक ही व्यक्ति, तो वही सवाल अगर दोनों में पूछना है तो फिर देखिए, मैंने आपको कहा 2 अलग एक्ट है, 2 अलग पर्पस है, मगर मैं फिर से स्पष्ट कर देता हूं कि कहीं पर भी देश के किसी भी नागरिक ने मन में ये शंका लाने का कोई कारण नहीं है, और विशेषकर माइनॉरिटी के भाइयों बहनों को, मुस्लिम भाइयों बहनों को, कि इसका उपयोग एनआरसी बनाने के लिए होगा। इसका कोई लेन देन नहीं है, एक कोरी अफवाह फैलाई जा रही है और मैं मानता हूं ऐसा नहीं करना चाहिए। एनआरसी और एनपीआर में फर्क आपने समझाया, लेकिन जनगणना एक्सरसाइज जो सेंसस का एक्सरसाइज है और एनपीआर का जो एक्सरसाइज है, इसमें क्या फर्क है? अगर दोनों एक ही वक्त हो रहा है तो इसमें अलग क्या चीज है, जरूरत क्या है? ढेर सारा अलग है, आप एक बार साइट पर चली जाइए। हाँ। ढेर सारा अलग है, इसीलिए 2 कानून बनाए गए। और मैं अभी भी, आप देखिए, सवाल एनपीआर से कोई तकलीफ नहीं है। एनपीआर से तकलीफ होती तो इतने नोटिफिकेशन क्यों निकलते? 2010 में क्या हो, क्यों हुआ विवाद नहीं हुआ? 2015 में हुआ, क्यों विवाद नहीं हुआ? सवाल सीएए से खड़ा हुआ, जो अफवाहें फैलाई गई। सीएए में भी अब लोग समझने लगे हैं कि इससे किसी की नागरिकता नहीं जाने वाली है, माइनॉरिटी की भी नहीं जाने वाली। ये नागरिकता देने का कानून है। अब जब सीएए की विवाद समाप्त हो रहा है तो एक नया विवाद खड़ा करने का एक राजनीतिक प्रयास हो रहा है। मैं अभी भी सभी राजनीतिक दल को भी कहना चाहता हूं
अगर आपके मन में स्पष्ट रूप से कोई शंका है तो मैं सार्वजनिक रूप से एएनआई को कह रहा हूं, पूरा देश सुनेगा इसको, कि आप शंका निकाल दीजिए कि ये डेटा का उपयोग एनआरसी बनाने में होगा या यही एनआरसी है। दो में से एक भी सच्चाई नहीं है। और अगर ये पॉलिटिकल विवाद है तो कृपया ऐसा मत करिए। इसका क्या, इस डेटा का इस्तेमाल क्या पॉलिटिक्स के लिए नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है ना, क्योंकि ये तो पब्लिक इंफॉर्मेशन हो जाता है ना। जैसे आधार का जो इंफॉर्मेशन है वो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, वो अलाउड नहीं है किसी को आउट करने के लिए, लेकिन एनपीआर का जो डेटा है, इसीलिए तो मैं कह रही थी कि विश्वास नहीं हो रहा है सरकार। मगर स्मिता जी मुझे ये बताइए कि मैं जब कह रहा हूं 2 कानून अलग है, इसका कोई सर्वे एनआरसी के काम में आ ही नहीं सकता। वो उसके पास से प्रूफ मांगने पड़ेंगे, प्रूफ मांगे मगर किसी की नागरिकता को टच नहीं कर सकते हो आप, उसको सुनना पड़ेगा, उसके बाद भी एक लीगल प्रोसेस है, ये कुछ नहीं हो सकता इसमें से। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसका उपयोग एनआरसी में नहीं हो सकता है। जो एनआरसी है, बहुत से चैनल्स ने आपके पूर्व भाषण एयर किए हैं जिसमें आपने कहा कि एनआरसी लागू होगा पूरे देश में, लेकिन प्रधानमंत्री जी के भाषण से ऐसे लगा कि देयर इज अ रीथिंक आपकी पार्टी में, और ये आपके मैनिफेस्टो में है लेकिन आप शायद लागू नहीं करेंगे। देखिए, इस पर अभी इसलिए चर्चा करने की जरूरत नहीं क्योंकि एनआरसी अभी कहीं विचार में ही नहीं है। प्रधानमंत्री ने ठीक कहा है कि न कैबिनेट में चर्चा हुई, न पार्लियामेंट में एनआरसी ये एक्ट में किसी ने कहा है। मेरी पार्टी का घोषणा पत्र अपनी जगह पे है और जब होगा तब थोड़ी ना छिप कर होगा, ये एक्सरसाइज ऐसी नहीं होती। तो इसीलिए तो कंफ्यूजन होता है ना कि संडे को प्रधानमंत्री कहते हैं कि एनआरसी नहीं होगा और ट्यूसडे को आप एनपीआर ले आते हैं, तो थोड़ा इसलिए कंफ्यूजन न करिए कि एनपीआर और एनआरसी के बीच में कोई संबंध ही नहीं है। क्या इसमें ये संडे को प्राइम मिनिस्टर ने जो भाषण किया उसके पहले 31/7/2019 को इसका नोटिफिकेशन निकला। इसका मतलब है कि कैबिनेट के हमारी फाइल का निर्णय वगैरह तो 6ठे महीने में हो चुके थे। केरला और वेस्ट बंगाल ने तो मना कर दिया, अब क्या कर, अगर और राज्यों में होगा तो? नहीं, हम संवाद करेंगे, समझाएंगे सबको। तो आप सभी चीफ मिनिस्टर्स को बुलाएंगे, इसको एक मैंने ऐसा नहीं किया, कंसेंसस के तौर पर संवाद करूंगा, ऑब्जर्व भी करेंगे, मैं भी बात करूंगा और मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं नहीं चाहता कि बंगाल के गरीबों को इससे होने वाले फायदे से बंगाल के गरीब और केरल के गरीब वंचित रह जाए। तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि सभी राज्य एनपीआर से जुड़ जाएं। तो इसकी ये आप ये मानने को तैयार नहीं है कि इसके लिए अर्जेंसी की जरूरत नहीं थी, 1-2 महीने रुक जाते या 1-2 हफ्ते की ये जो वायलेंस चल रहा है? मैं आपको बताता हूं कि जनगणना ये अभी नहीं होने वाला है। होगा तो 2020 के अप्रैल में तो सिर्फ मकानों की मैपिंग चालू होगी और 2021 में होने वाला है ये भी। परंतु जनगणना में संवैधानिक प्रोविजन 10 साल में करने का है, तो 11 में हुई थी, 2021 में होना जरूरी है। और जनगणना और दोनों की एक्सरसाइज एक ही है, इसलिए दोनों एक साथ किया। इसका भी कानूनन प्रोविजन है कि करना है, तो ये एक्सरसाइज एक समान है, इसलिए एक साथ कर रहे हैं और अभी नहीं होने वाला है। अप्रैल के अंदर तो मैपिंग होगी मकानों की और 21 के फरवरी के अंदर एक्चुअल जनगणना और जनगणना शुरू होगा। सर, मैं मानती हूं कि आप जो कह रहे हैं 2020 और 2021 में, उसकी अर्जेंसी के लिए नहीं कह रही मैं। अर्जेंसी कह रही हूं ये अनाउंसमेंट, ये कैबिनेट डिसीजन की, मतलब ऐसे इंप्रेशन ऐसा है सर इंप्रेशन ऐसे आ रहा है कि बीजेपी सरकार सोच रही है कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं इससे हम क्लाइम डाउन नहीं होंगे, मतलब जो बीजेपी का रूल एजेंडा है वो जरूर होगा चाहे प्रोटेस्ट। पहले मैं बता दूं, एनपीआर ना हमारे घोषणा पत्र का एजेंडा है ना हमारा एजेंडा है। ये यूपीए सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने बनाया हुआ कानून है, क्योंकि गवर्नमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है और अच्छी एक्सरसाइज है, इसलिए हम इसको कर रहे हैं। दूसरी बात, ऐसे कोई अहंकार का विषय नहीं है स्मिता जी कि हम नीचे नहीं गए, नीचे नहीं दिखना चाहिए या हम ऐसा नहीं दिखना चाहिए इसलिए हम ये कर रहे, ऐसा नहीं है। ये ऑलरेडी लेट है। अप्रैल 2020 में अगर मकानों का मैपिंग करना है तो इस देश में लगभग लाखों कर्मचारियों की ट्रेनिंग करनी है, उनको ऐप देना है, ऐप का एडवर्टाइज बनाना पड़ेगा, हर राज्य में इसके दफ्तर खुलेंगे, हर राज्य में इसके अधिकारी तय होंगे।
नीचे बहुत सारे टीचर तक का ट्रेनिंग करना है। ये अगर हम आज नहीं करते दिसंबर में, तो अप्रैल में मकानों का मतलब घरों का मैपिंग नहीं हो सकता। ऑलरेडी हम 15-20 दिन लेट चल रहे हैं। और दूसरी बात कि ये एक्सरसाइज हर बार हुई, इसका टाइम टेबल इसी प्रकार का है, 1.5 साल की एक्सरसाइज है। ये टाइम टेबल में भी हमने कोई बदल नहीं किया है। आप 2011 की जनगणना को उठाकर देख लो, तो यही टाइम टेबल से हुई है। तो इस प्रकार का कोई अहंकार या अहम नहीं है कि वे जनता करती रहे, हम हमारा करेंगे, मगर ये हमारा एजेंडा ही नहीं है। ना हमारे घोषणा पत्र में है, ना हमारी घोषणा है। आप जो कह रहे हैं मैपिंग, ट्रेनिंग, टीचर्स के सबकी जो ट्रेनिंग है, तो लोग तो यही कहेंगे ना, ये जो मैपिंग और ट्रेनिंग आप एनपीआर पे कर रहे हैं, वही ट्रेनिंग आप एनआरसी के लिए इस्तेमाल करेंगे। स्मिता जी, आप पूरी रचना नहीं जानती है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हर राज्य अपना इसके लिए एक अधिकारी तय करेगा, जो जनगणना अधिकारी होगा, और राज्य सरकार के कर्मचारी ही ये करेंगे। तो वही भारत सरकार तो सब जगह करने नहीं जाने वाली है। तो और कोई इसके सवाल उठाकर देख ले, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जिसका दुरुपयोग हो सके। सर, एनआरसी जो असम में हुआ था, उसको लेके 40 लाख लोग बाहर, 40 लाख से ज्यादा लोग बाहर हो गए थे। तो एनपीआर में कोई ऐसा कोई लूपहोल है जिसकी वजह से लोग सडनली देखेंगे कि उनका नाम ही नहीं है एनपीआर में? देखिए, एनपीआर में हो सकता है किसी का नाम रह जाए, तो भी वो नागरिकता उसकी नहीं जाने वाली, क्योंकि एनआरसी की प्रक्रिया नहीं है। तो पहले मेरी बात समझ लीजिए। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है, वो एक अलग कानून के तहत अलग प्रावधान। एनपीआर से किसी की नागरिकता नहीं जाने वाली है, ये बात पहले मैं स्पष्ट कर देता हूं। पर क्या नर्वसनेस नहीं होगा कि जैसे इलेक्टोरल लिस्ट में सब देखते हैं नाम है कि नहीं हमारा, तो अगर एनपीआर में जब पॉपुलेशन सब 2011 में हो चुका है, ये एडिशनल होगा? नहीं, वो ही तो जनगणना भी हो चुकी है। हर बार होता है, जो नहीं रहे, जिनका देहांत होगा, इनके नाम निकाल दिए जाएंगे। जो एक राज्य से दूसरे राज्य में गए, उसको वो राज्य में मैप किया जाएगा। नए बच्चे जो पैदा हुए, इनके रजिस्टर किए जाएंगे। ये हर 10 साल में होता है एक्सरसाइज। जो प्री सेंसस 2021 का एक टेस्ट हुआ था तमिलनाडु में अगस्त में, और उसमें एक सवाल था कि आप कितने साल से एक जगह में रह रहे हैं। ये सवाल लास्ट सेंसस में भी है। हाँ, इसकी क्या जरूरत है? इसलिए जरूरत है कि वो जगह में एजुकेशन से लेकर ढेर सारी चीजों को, ये अस्थायी किराए पर रह रहे, अपने मकान पे रह रहे, इसके आधार पर इसकी वहां की योजनाओं का प्लानिंग होता है। और ये सवाल लास्ट सेंसस में भी था, ऐसा नहीं है कि ये सवाल नया जोड़ा गया है, लास्ट सेंसस में भी था। पर असम को लेकर ये सवाल उठेगा, तो एनपीआर जो एक्सरसाइज होगा, तो उसमें अगर ये सवाल पूछा जाता है, तो क्या इट इज ओनली टू गेट टू नो? एनआरसी बन चुका है वहां पर, वो लिस्ट तो अलग से बन ही चुका है। अब असम में कोई एक्सरसाइज कहां बाकी रही? सर, मैं सीए प्रोटेस्ट के बारे में पूछना चाहती हूं कि एक हफ्ते तक इतना वायलेंस हुआ, लोगों की जानें गई, आपकी तरफ से संवेदना एक्सप्रेस करना या फिर उस सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए आपकी तरफ से कुछ भी नहीं आया जिससे लोगों को लगे कि हाँ ये? ऐसा नहीं है। मैंने 2 बार प्रेस नोट देकर सबको शांति रखने की अपील भी करी, सबसे बात भी करी है, ढेर सारे लोगों से बात करी, ऐसा नहीं है। और शांति बनाने के लिए गृह मंत्रालय ने जो प्रयास करने हैं वो सार्वजनिक नहीं हो सकते, वो राज्यों के साथ संवाद कर कर, राज्यों के साथ बात कर कर हो सकते, वो सभी किए गए हैं और अब शांति है। मेरा इतना ही कहना है कि जैसे सीए के लिए एक भ्रांति फैलाई गई, इस प्रकार की भ्रांति एनपीआर के लिए नहीं फैलानी चाहिए। क्या एक किस्म इंटेलिजेंस फेलियर था कि आपकी सरकार को ये नहीं पता था कि सारे मुल्क में इस तरह से प्रोटेस्ट वायलेंट होंगे? देखिए, सीए का सबसे बड़ा अगर रेजिस्टेंस कहीं से आना था तो नॉर्थ ईस्ट और बंगाल से आना था, क्योंकि ढेर सारे शरणार्थी वहां हैं, वहां उनको नागरिकता मिलेगी तो लोकल लोगों के अंदर अनरेस्ट आ सकता था। वहां कंपेरेटिवली कुछ नहीं हुआ, कंपेरेटिवली। और बाकी सारे राज्य जहां सीए का कोई लेन देन ही नहीं, वहां पॉलिटिकल आंदोलन चलाया गया। मैं मानता हूं कि इस प्रकार के सेंसिटिव मुद्दों को
पॉलिटिकली तराजू में रखकर नहीं देख रही। तो हर राज्य में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आप मानते हैं कि ये आप समझते हैं आपके इंफॉर्मेशन के? मेरी इंफॉर्मेशन छोड़े ना, आपकी इंफॉर्मेशन मुझे बताए, कॉल किसने दी है? सर मैं आपके पास आता ही है, कॉल देती है तो प्रेस नोट आती है कि आज हम बंद बुला रहे हैं, आज हम समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ये तो सिटीजन्स प्रोटेस्ट चल रहे हैं हर जगह। नहीं मतलब स्टूडेंट्स बाहर निकल रहे हैं, सिविल सोसाइटी बाहर निकल रही है। कॉल तो वही लोग पॉलिटिकल पार्टियों ने ही दिया है, सिविल सोसाइटी भी है इसमें, ऐसा नहीं है, मगर प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं वो पॉलिटिकल पार्टियां ही कॉल दे रही हैं। क्या आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्या एक रीच आउट प्रोग्राम हो सकता है सिविल सोसाइटी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, समझाने के लिए कि ये सीए जो है ये नेगेटिव नहीं है, ये मैं अभी से रीच आउट प्रोग्राम चालू करता हूं। मैं बता देता हूं सीए क्या है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी है और जो अपना धर्म बचाने के लिए अपनी प्रताड़ना से भागकर यहां आए, उनको नागरिकता देने का कार्यक्रम है। भारत में रहते हुए एक भी व्यक्ति की नागरिकता छीनने का कार्यक्रम नहीं है। जो भ्रांति फैलाई गई है कि सीएए से विशेषकर माइनॉरिटी की नागरिकता चली जाएगी, जिनके पास कार्ड नहीं है, ये नहीं है, वो भी गलत बात है। मगर सीएए में तो नागरिकता जाने का कोई प्रोविजन ही नहीं है। इसलिए ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो अब धीरे धीरे जनता तक चीजें पहुंची है और जनता समझने भी लगी है कि भाई किसी की नागरिकता जाने का सवाल ही नहीं है। इसलिए धीरे धीरे अब यू टर्न हो रहा है। सर, जो वायलेंस हुआ, हिंसा हुआ है, उसमें पुलिस की तरफ से और पुलिस पर बहुत हिंसात्मक कार्य हुए हैं, तो इसको आप जरा बता देंगे कि ये ना हो और इसके लिए आपने कंडेम किया है वायलेंस को, पुलिस को सेंसिटिव होने के लिए कोई ट्रेनिंग दी जाएगी? देखिए, पुलिस, जहां तक पुलिस का सवाल है, वो ट्रेनिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस से दी ही जाती है। मगर आप मुझे बताइए, जब कोई बस जला देता है, बस के अंदर पैसेंजर बैठे हैं, वो जल जाएंगे तो क्या होगा? पर पुलिस भी आईसीयू के अंदर घुस गई। एक सेकंड, एक दुकान जला देते हैं, उसके अंदर कोई लोग बैठे हैं, उनका क्या होगा? पुलिस को फायरिंग करने का तो स्टेज तब आता है जब किसी की जान खतरे में आती है, और वो नहीं करता है तो वो उसकी ड्यूटी नहीं निभाता है। और आईसीयू के अंदर घुसे भी ऐसी इक्का दुक्का घटनाएं हुई होगी जहां दंगाई वहां भागकर घुसे होंगे, उनके पकड़ने के लिए गए होंगे, परंतु ऐसी घटनाएं टालनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर एक सेफ जगह पर इंटरव्यू करते करते इसकी चर्चा करना और हजारों पत्थर सामने से आ रहे हो, उस वक्त धैर्य रखना, उसको अपनी भी जान बचानी है, जनता की भी जान बचानी, हमने इसकी भी पोजीशन समझनी चाहिए। सर, प्रधानमंत्री ने कहा था डिटेंशन सेंटर्स को लेकर, और आज के अखबार में डिटेंशन सेंटर के फोटो तक आ गए हैं, तो क्या ये डिटेंशन सेंटर हैं, बन रहे हैं? क्या लोगों को इसमें डाला जाएगा जो अपना सिटीजनशिप प्रूव नहीं कर सकता? इसको जरा क्लैरिफाई कर दीजिए। देखिए, डिटेंशन सेंटर जो बने हैं वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इस देश में ऐसा नहीं है कि कोई भी नागरिक, दुनिया में से कोई भी आदमी घुसकर रह सकता है। इस देश का एक कानून है, अगर एक नागरिक पकड़ा जाता है, कोई भी देश का है, यूरोपियन देश का है, जिसको वहां जाने की परमिशन नहीं है, यहां रहने की परमिशन नहीं है, वीजा नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, तो उसको पकड़कर डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है। बाद में इसको वापस भेजने की प्रक्रिया होती है, डिपोर्ट की प्रक्रिया होती है। ये डिटेंशन सेंटर और एनआरसी का कोई लेन देन नहीं है। डिटेंशन सेंटर में रेफ्यूजीज को नहीं रखा जाएगा, इलीगल माइग्रेंट्स को रखा जाएगा, क्या ये कहने की? ये जो अभी डिटेंशन सेंटर चर्चा में आया है वो वही है। क्या है? इलीगल माइग्रेंट जो कहीं पर भी पकड़े, उसको रखे कहां? जेल में नहीं रख सकते आप। उसको एक डिटेंशन सेंटर में रखते हैं और बाद में वो देश के साथ बात करके उनको वापस भेजने की व्यवस्था करते हैं। तो अगर वो माइग्रेंट जो बाहर से आया है, उसके पास उसने अगर अप्लाई नहीं किया रेफ्यूजी स्टेटस के लिए, तो वो इलीगल हो गया। लेकिन अगर रेफ्यूजी स्टेटस के लिए अभी ऐसा है कि मानो असम के एनआरसी में कुछ लोग आइडेंटिफाई हो गए, तो वो सारे लोगों को अभी सरकार ने 6 महीने का टाइम दिया है कि फॉरेनर ट्रिब्यूनल के अंदर अपना पक्ष रखें। हमने ये भी कहा है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो वो पैसे, वकील के पैसे का खर्चा भारत सरकार या तो आसाम सरकार उठाएगी।
हमने ढेर सारी ट्रिब्यूनल्स भी बनाई है, किसी को डिटेंशन सेंटर में नहीं रखा। ये अफवाह फैलाई जा रही है स्मिता जी। आज आसाम के अंदर जो 19 लाख लोग एनआरसी में नहीं आए थे, उनको डिटेंशन सेंटर में नहीं रखा है, अपने घर में ही रह रहे हैं। तो बना क्यों है फिर डिटेंशन? नहीं, ये उनको मौका दिया जाता है। डिटेंशन सेंटर तो देश में कोई भी नागरिक किसी भी देश से चला आएगा। देखिए, कोई अमेरिका में कोई नागरिक पकड़ा जाएगा, उसको कहां रखेंगे बताइए आप मुझे। वहां पर भी डिटेंशन सेंटर या जो व्यवस्था होगी वो सरकार की रखना पड़ेगा। बाद में हमारी एम्बेसी से बात करेंगे, हमारे देश का है तो पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान की एम्बेसी, और बाद में रिपोर्ट करेंगे। तो इसको कहीं पर होल्ड तो करना पड़ेगा। तो मानो हिमालयन एरिया है, इसमें किसी विदेशी को जाने की अनुमति नहीं है, कोई क्यूरियोसिटी से भी वहां चला गया परमिशन के बगैर, तो उसको पकड़कर पुलिस ने कहीं रखना पड़ेगा। तो ये डिटेंशन सेंटर्स कहां कहां बनेंगी? कहीं नहीं बनने, एक बना हुआ है आसाम के अंदर और सालों से है। कर्नाटका में भी है, कर्नाटका के काफी सारे इलाकों में है, रिपोर्ट्स आ चुकी है। नहीं, कोई डिटेंशन, एक ही है मेरे हिसाब से, मैं कंफर्म नहीं हूं, मगर एक ही है, और कोई डिटेंशन सेंटर फंक्शनल नहीं है, और ना मोदी सरकार आने के बाद बनाए गए हैं। तो ये सिर्फ असम के लिए, मतलब जो असम बॉर्डर के लिए नहीं है स्मिता जी, कोई भी हाँ। कोई आज दिल्ली में भी कोई नागरिक वीजा के बगैर घूम रहा है, क्या करना? आप बताइए, आप हैं उसको एक बार तो कानून ने अपने हाथ में लेना पड़ेगा, बाद में उसको वापस भेजने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? आप नहीं, शुरू नहीं हुए। ये तो हर रोज डे टू डे चलने वाली प्रक्रिया है। एक गाड़ी टकरा गई और अंदर से कोई ऐसा व्यक्ति पकड़ा गया जिसके पास वीजा नहीं है, क्या कर सकते हैं? आप समझ रहे हैं कि इससे एक पैनिक सिचुएशन शुरू हो जाता है जब डिटेंशन सेंटर की फोटोग्राफ्स निकल आते हैं कि एक ओपन जेल किस्म का बन रहा है। मैं आपको बताता हूं, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसका एनआरसी एक्सरसाइज से कोई लेन देन नहीं है, और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के साथ भी कोई लेना नहीं। सीएए से तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें किसी की नागरिकता लेनी ही नहीं है। नहीं, पर डिटेंशन सेंटर तो इलीगल माइग्रेंट्स के लिए होगा तो वो सीए से क्या लेन देन है? सीए में तो नागरिकता रेफ्यूजी को देने का प्रोविजन है। हाँ। तो सीए से किसी को इलीगल तो ये माइग्रेंट एक किस्म घोषित का नहीं कर रहे हैं। ये डिटेंशन सेल है, एक किस्म का सॉफ्ट जेल है, आप कह रहे हैं? सॉफ्ट जेल भी नहीं कर सकते, उसको रखने की व्यवस्था है। तो फैमिलीज को रखा जाएगा वहां पर? जो पकड़े जाएंगे उसको रखा जाए, और ये आज से नहीं चल रही है व्यवस्था, ढेर सारे सालों से व्यवस्था चल रही है। ढेर सारे सालों से डिटेंशन सेंटर्स हैं हमारे मुल्क में। ये व्यवस्था है, और ये व्यवस्था कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कोई एनआरसी के लिए नहीं बनाया गया। जी, धन्यवाद। तो आपने स्पष्ट रूप से सुना कि गृह मंत्री अमित शाह जो ये बता रहे हैं कि एनआरसी और एनपीआर दोनों में बड़ा अंतर है। एनपीआर एक रेगुलर प्रोसीजर है जो 2010 से शुरू हुआ, यूपीए के शासनकाल में शुरू हुआ है, और एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन जिस तरीके से आप जनगणना देखते हैं हर 10 सालों में होती है, इसी तरह एनपीआर भी एक प्रोसीजर है जो देश में हो रहा है। उसको लेकर भी आज गृह मंत्री ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जो लोग गलत धारणाएं प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कानून को गलत तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई गृह मंत्री की तरफ से कि ये स्पष्ट रूप से समझ लिया जाए कि चाहे सीएए हो या फिर एनपीआर की बात हो, ये दोनों ही देश के नागरिकों के लिए। चलिए, हमारे साथ इस वक्त सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान जी इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुरेश जी, सबसे बड़ी बात देखिए, गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि एनपीआर समय की मांग है और एनपीआर एक बड़ा प्रोसीजर है। एनआरसी और एनपीआर में मेजर डिफरेंस है। ये जो बड़ी प्रतिक्रिया आई है, इसे किस तरह से लिया जाए? मुझे अमित शाह जी का मैंने पूरा शब्द न शब्द सुना, और मुझे आज सवेरे 12 बजे सुदर्शन की जो एडिटोरियल मीटिंग हुई वो याद आई। आज हमारे भी कई पत्रकारों ने पूछा था कि आज कैबिनेट जो निर्णय करने जा रही वो क्या है, और जो अमित भाई अभी स्टूडियो में एएनआई को बता रहे थे, हमारे चैनल पे जो बता रहे थे, वही बात मैंने आज 12 बजे अपने टीम को कही कि इसका वास्तवता एनआरसी से कोई संबंध नहीं। इस पूरे इंटरव्यू को मुझे अगर एक शब्द में कहा जाए कि इस पे कमेंट क्या है, तो अफवाहबाज लोगों की अफवाहों को जवाब देने का प्रयास है, बस।
तो अफवाहबाज लोगों को जवाब देने का एक प्रयास हो, और गृह मंत्री ने भी ये सीधे तौर पर कहा है कि एक जो पॉलिटिकल मूवमेंट खुद चलाने की जो कोशिश की गई है, बेवजह देश को दंगों की आग में झोंकने की कोशिश की गई है, क्या इतनी बड़ी प्रतिक्रिया के बाद भी? एक कॉमन प्रश्न एंकर ने जी सबसे ज्यादा बार पूछा, वो था डिटेंशन सेंटर का। जी मोदी सरकार आने के बाद एक भी नया डिटेंशन सेंटर बना ही नहीं है, और अखबारों ने फोटो भी छाप दिए थे। अब इसको क्या कहेंगे? तो ये अफवाह फैलाने का जो बेसिक चीज है, क्योंकि जो एनआरसी भी आ जाए, आनी पड़ेगी लानी पड़ेगी। अब उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा, वो बात और है, लेकिन जो हमारा स्टैंड है, क्या एनआरसी आएगी तो वो कानून के ऊपर रहेगी? नहीं। लेकिन एनआरसी जो अभी पॉलिसी ही तय नहीं हुई, उसके बारे में इतनी अफवाह फैलाई गई कि लोग सड़क पर उतरे। सड़क पर लोग उतरे, ये भी कोई, चलो ये लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन उन्होंने आग लगाई, उसमें असामाजिक तत्व सम्मिलित हुए, उसमें पीएफआई आ गई, उसमें सिमी आ गई, उसमें लोग मरने लगे। तो उसका जवाब देने के लिए आज का इंटरव्यू था, ऐसा मुझे लगता है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात गृह मंत्री ने कही कि एनपीआर को लेकर, क्योंकि देखिए सीए को लेकर जो देश भर में दंगाई कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि एनपीआर को लेकर भी एक गलत मैसेज। कहा जी कि सीएए लोगों को समझ में आने लगा है, इसलिए लोग समझ गए, शांत बैठे हैं। वो उससे शांत बैठे लोगों को एनआरपी के नाम पर और बरगलाने के लिए लोग अफवाह फैला रहे हैं। जी, और इसीलिए उन्होंने कहा कि इसे लेकर किसी लेकिन भी मुझे तरीके लगता है, इसको आप लोग अभी डिस्कशन करिए। मैं ये कहना चाहता हूं, इस इंटरव्यू ने उन्होंने क्या संदेश दिया? पहला संदेश, एनआरपी रुकेगी नहीं, एक। दूसरा, जो राज्य इसमें सम्मिलित नहीं होंगे, उस राज्य में इस एनआरपी के आंकड़ों के आधार पर बनने वाली सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। मतलब अगर कोई मुख्यमंत्री कहता है कि मैं एनआरपी नहीं करूंगा, तो उसके पुराने आंकड़ों के आधार पर ही उसको फंड दिया जाएगा, जो 10 साल पहले था। या हो सकता है कि नए आंकड़े शून्य आ गए, इसलिए फंड नहीं दिया जाएगा। ये सॉफ्ट इशारा भी इस इंटरव्यू से उन राज्यों के लिए है जिन राज्यों ने कहा है कि हम एनआरपी नहीं करेंगे। जी, ये सीधा इशारा, क्योंकि पूछा भी गया उनसे कि वेस्ट बंगाल और केरल, ये सीधे ही न केवल तो उन्होंने कहा कि वहां के राज्यों के अल्पसंख्यकों के साथ ये उल्टा अन्याय होगा। एक और बात, मुझे एक सबसे बड़ी बात ये है जी कि भाई इस देश के सरकार को प्रूफ देने में नागरिक को प्रॉब्लम क्या है? बार बार ये जो पूछा जा रहा है कि क्या पूछा जाएगा, भाई कुछ भी पूछा जाए, जो चोर नहीं उसके मन में डर क्यों है? मैं तो देने को तैयार हूं जी। या ये प्रॉब्लम है कि कुछ लोगों के 3-4 वंशों के बाद के नाम हिंदू निकलेंगे जो आज मुसलमान है, ये प्रॉब्लम है जी, ठीक है ना? इसलिए मुझे लगता है कि अमित शाह जी के इस इंटरव्यू के बाद साफ इशारा, एक नंबर, कि एनआरपी किसी भी कीमत पर होगी। दूसरा, जो राज्य नहीं इसमें सम्मिलित होंगे उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। और 3, ये अफवाह जो फैलाने की बात थी उसका साफ शब्दों में उन्होंने जवाब दिया। मोदी सरकार आने के बाद एक भी डिटेंशन सेंटर नहीं बना है। जी, एक जो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल मैं बार बार आपसे समझना चाह रही हूँ, क्योंकि गृह मंत्री स्पष्ट रूप से ये बता रहे हैं कि एनआरसी की जब बात आती है या सीएए की बात आती है तो नागरिकता का सवाल उठता है, लेकिन एनपीआर में लोग ये स्पष्ट हो जाएं कि नागरिकता देने लेने खत्म होने या होने, इससे खत्म होने से कोई लेना देना नहीं है। यानी एनपीआर एक जनरल प्रोसीजर है, एक जनरल एक्सरसाइज है जिसमें नागरिकता को लेकर कोई सवाल ही नहीं उठता है। जो लोग कह रहे हैं कि नागरिकता खत्म हो जाएगी, तो इससे सरकार को जो पंचवार्षिक योजना होती है जी, उन योजनाओं का खाका बनाने के लिए आंकड़े अगर नहीं रहेंगे तो कहां से योजना बनाएंगे? और मुझे समझ भी नहीं आता, जिन्होंने इस देश को आश्रमशाला बना के रखा है, आप ये कहना चाहते हैं कि इस देश में कितने लोग हैं ये जाने बगैर योजना बने, कौन लोग हैं ये जाने बगैर योजना बने, बाहर के हैं तो भी योजना बने, उनको बाहर निकालने की कोई योजना ही नहीं बने, मतलब कोई भी आए कोई भी रहे। ये क्या, इसको धर्मशाला भी ऐसे नहीं चलती तो देश कैसे चलेगा? जी,
और साथ ही साथ जिस तरीके से एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि भाई सेंसस भी इसी दौरान होना है, एनपीआर भी इसी दौरान हो रहा है, तो इन दो चीजों को लेकर जो उन्होंने एक बड़ा अंतर बताया कि कुछ योजनाओं से जुड़ा है और कुछ देश के विकास से जुड़ा हुआ है। देखिए, जनसंख्या जिसको हम जनगणना कहते हैं, वो इस देश की हर 10 साल बाद होने वाली जनगणना है। और जो विकास के आंकड़े इकट्ठा करने के लिए एनआरपी हो रहा है या एनपीआर हो रहा है, ये इस 7 साल में आया है, जो कि होना तो चाहिए था 15 में, लेकिन वो लेट हुआ। तो एक साथ अगर एक ही समय होगा तो पैसा नहीं बचेगा। कई करोड़ 150 करोड़ लोगों को नापना है, उनके घरों को नापना है, तो अच्छा नहीं कि एक ही साथ हो जाए। मैं तो कहता हूं कि एनआरसी भी हो जाए, हालांकि सरकार अभी उस पर कुछ कही नहीं रही है, लेकिन अगर 2, 3, 4 काम एक साथ हो जाए, एक घर में आप सरकारी अधिकारी जा ही रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है? एक आखिरी और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपसे समझना चाहूंगी सुरेश जी, क्योंकि जब से एनपीआर को लेकर आज दोपहर से प्रतिक्रिया आई है और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, सवाल बार बार पूछा गया और यहाँ पे गृह मंत्री के सामने भी वो सवाल रखा गया है कि जब हम देश की नागरिकता की बात करते हैं तो हम इतने सारे प्रमाण का, इतने सारे कार्ड्स का, इतने सारे रजिस्ट्रेशन का आखिर जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास। मैं थोड़ी देर के लिए उल्टा कहता हूँ जी, मैं थोड़ी देर क्यों जरूरत पड़ रही, इसके बजाय आपको ऐसा रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत क्या है जी, आप क्यों सवाल उठा रहे हैं? मैं उल्टा कहता हूं ना, क्या जरूरत है छोड़ दीजिए, क्यों आपको देने में दिक्कत क्या है? बिल्कुल, अगर देश के नागरिक हैं और देश के विकास से जुड़ी हुई तमाम योजनाओं का सीधा फायदा मिलने के लिए तमाम प्रक्रियाओं, इन तमाम प्रोसीजर्स का सहारा ले रही है सरकार, तो फिर तमाम डॉक्यूमेंट्स देने में दिक्कत क्या है, ये बड़ा सवाल है। लावनी जी, आप अभी घोषणा करिए कि नरेंद्र मोदी जी खाते में 15 लाख तो छोड़िए, 1.5 लाख डालने वाले हैं, और अपने कागज लेके आइए। ये लेके नहीं आएंगे? बिल्कुल, इसके लिए तो लेके आएंगे ना जी, और बोलिए कि जो कागज देगा उसी को हम पैसे देंगे, तो लेके नहीं आएंगे। मतलब आपको सरकार की योजना भी चाहिए और आप कहते कि आपका नाम भी मत लगाओ, कैसे चलेगा? और डिजिटलाइजेशन इसलिए जरूरी है कि जो हमारा फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है या हमारी बाकी सारी सरकारी योजनाएं जो डायरेक्ट व्यक्ति के अकाउंट में जानी है, आप चाहते आपके अकाउंट में पैसे आए और आप ये नहीं चाहते कि अकाउंट नंबर बताया जाए, तो कैसे आएंगे? जी, तो निश्चित रूप से तमाम योजनाओं का फायदा पहुंचाना एक बड़ा उद्देश्य है एनपीआर का, और जो लोग इसे लेकर अगर एक बार फिर से देश की जनता को बरगलाने, भड़काने और जिहादियों के षड्यंत्र को हवा देने का काम करेंगे, तो उन्हें एक बड़ा जवाब, एक बड़ी प्रतिक्रिया देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दे दी है। एनपीआर समय की मांग है और सवाल सीधा सीधा है कि इसका विरोध क्यों? अगर आप देश के नागरिक हैं और देश की सरकार आपसे कुछ जानकारियां, आपसे जुड़ी हुई जानकारी चाहती है, तो देने में दिक्कत क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी, आपने समय दिया और बड़े विस्तार से इस चीज को और समझाया हमारे समक्ष। हमारे साथ इस वक्त एसीपी वेद भूषण जी भी जुड़े हुए हैं और फॉर्मल एसीपी हैं वेद भूषण जी। वेद जी, बहुत देर के पास आपके पास आ रहे हैं, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण ये विषय अब होता जा रहा है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि सीएए के सामने आने के बाद से जो हिंसक प्रदर्शन हो रहा है और उसमें जिहादियों का षड्यंत्र भी सामने आ रहा है। अब बात एनपीआर की भी आ रही है। क्या आपको लगता है कि सरकार की तरफ से जितने भी जो कड़े कदम या कड़ी बातें कही जा रही हैं, चाहे वो सीएए को लेकर हो या फिर एनपीआर को लेकर हो, जब इन प्रक्रियाओं से हम गुजरेंगे तो निश्चित रूप से उन जिहादियों, उन घुसपैठियों, उन षड्यंत्रकारियों पर लगाम लगाने में कामयाब होंगे जिन्होंने देश को सैबोटाइज किया इस दौरान, इस 1 महीने के दौरान। देखिए, ये जो देश है संविधान से, पार्लियामेंट से और न्यायालय से चलता है। इसमें जिहादियों का तोड़फोड़ करने वाले, जो पेल्टिंग स्टोन्स करने वाले, इनके लिए इनका कोई स्थान नहीं है। जैसे आज जामिया के स्टूडेंट्स ने मंडी हाउस से जंतर मंतर पर जाने की डिमांड की। ये इतना सेंसिटिव एरिया है हिंदुस्तान की राजधानी का
यहाँ तमाम प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री का निवास, राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि वहाँ कोई भी अपना धरना जुलूस प्रदर्शन कर दे? उसके लिए एक व्यवस्था की गई है। इस एरिया के अंदर सेक्शन 144 हमेशा आमतौर पर रहती है, पर यदि इस तरह से हुड़दंगी जबरदस्ती अपनी बात मनवाने के लिए सड़क पर आएंगे तो पुलिस के पास कोई रास्ता नहीं है। और एक बात और मैं क्लियर करना चाहता हूं कि सीएए और पुलिस को जोड़कर ना देखा जाए। पुलिस का एक अपना काम करने का तरीका है, एक व्यवस्था है पुलिस के लिए, बहुत मजबूत व्यवस्था है। पुलिस एक कानून के सहारे चलती है और कोर्ट के लिए पुलिस की जवाबदेही है। तो आप इस चीज से बेफिक्र रहें कि पुलिस बिल्कुल आजाद है, अब पुलिस जो चाहे कर लेगी। इसके लिए जरूरत है स्टैंडिंग और ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं पुलिस के लिए, जिनके ऊपर गाइडलाइंस के ऊपर पुलिस काम करती है। तो पुलिस को और सीएए को या एनआरसी को जोड़कर ना देखा जाए। जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि जिस तरीके की जिस प्रोसीजर को लेकर, जिस प्रोसेस को लेकर हम देख रहे हैं कि जो आंदोलन हो रहा है, जिसके आड़ में जिहादी दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, देश की पुलिस को निशाना बना रहे हैं, ये जो तमाम चीजें हो रही हैं, इसके इतर अगर एक बड़ा महत्वपूर्ण, अभी आपने सुना कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जो कि एनपीआर पर अपनी बातें रख रहे थे, एनपीआर हो या सीए हो, ये तमाम जो प्रोसीजर है, मेरा सवाल ये है कि ये सारी चीजें जब धरातल पर उतरेंगी तो इस देश में घुसपैठियों, जिहादियों और जो साजिशकर्ता हैं वो बेनकाब होंगे। इसलिए ये जरूरी है कि ऐसा प्रोसीजर समय की मांग कहा जा रहा है। देखिए, कानून के हिसाब से बिल्कुल सीए लाया गया है, इसके अंदर कोई शक नहीं है कि ये पार्लियामेंट से पास सेशन है। और जो लोग इस तरह की तोड़फोड़ की घटनाओं के अंदर लिप्त हैं, इनका रिमोट कंट्रोल कहीं और पर है। कुछ राजनीतिक पार्टियां या और दूसरे तरह के तत्व इन चीजों का फायदा उठाते हैं और मौके की फिराक में है कि हिंदुस्तान की जो स्थायित्व है उसको डिस्टेबलाइज करा जाए, तोड़फोड़ की जाए और संविधान को विक्षिप्त किया जाए और उनकी अपनी मंशा पूरी होने दी जाए। परंतु उनकी मंशा बिल्कुल पूरी नहीं होने दी जाएगी। यहाँ पर आर्मी है, पुलिस है और बड़ी मजबूत आर्मी और पुलिस है। ये अपने दिमाग से निकाल दें कि थोड़े टाइम के लिए तोड़फोड़ करके, गाड़ियों को आग लगाकर, पुलिस वालों को मारकर, पीटकर, इंजर्ड करके वो अपनी बात मनवा लेंगे। ये उनकी कभी भी, उनकी जो मन की इच्छा है कभी पूरी नहीं होने दी जाएगी। अभी आप थोड़ा वक्त का इंतजार कीजिए, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ऐसे ऐसे तथ्य आपके सामने निकल कर आएंगे कि आप भौचक्के हो जाएंगे कि ये इसके पीछे, इस पर्दे के पीछे कौन गेम खेल रहा था। लोगों को गेम पता कौन खेल रहा था वो धीरे धीरे एक्सपोज होने भी लगे हैं। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आ रही हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन सारी चीजों से बेची चीजें एक्सपोज हो भी रही हैं। समय आती हूँ आपके पास, क्योंकि दो और मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए संदीप दुबे जी हैं और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे मनोज तिवारी जी। मनोज जी, मेरा सवाल आपसे पहले होगा, क्योंकि आप देखिए सबसे ज्यादा अगर विरोध में जो प्रणेता बनी है वो कांग्रेस पार्टी बनी है, कांग्रेस अगवाकारी बन गई है। आंदोलन के आड़ में आप कहीं ना कहीं से जिहादियों को षड्यंत्र दे रहे हैं। इसकी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 10 तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। अब तो आप खुद देखिए कि पीएफआई की संलिप्तता तक इसमें आ चुकी है। इसके इतर एक ये सवाल, और दूसरी ओर अभी अभी आपने सुना देश के गृह मंत्री अमित शाह अगर एनपीआर को लेकर कोई एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो उसके पीछे भी वजह यही है, क्योंकि वो जानते हैं कि विपक्षी दल अभी तो सीए पे हाय हाय कर रहे थे, अब एनपीआर को लेकर हाय हाय करने लगेंगे। नवनी जी, देखिए, देश में अगर किसी सरकार के द्वारा लाए गए विधेयक के प्रति हमारी मानसिकता, हमारी सोच के मुताबिक अगर वो गलत है तो लोकतंत्र में विरोध करना कोई अपराध नहीं है। विरोध करना अपराध नहीं है, लेकिन विरोध के आड़ में दंगा फैला देना, विरोध, मैं तो कह रहा हूँ कि विरोध के आड़ में मंदिरों को तोड़ देना, विरोध के आड़ में पुलिस वालों को निशाना बना देना, मेरी बात को सुनिए। लोकतंत्र में विरोध करना कोई भी पाप नहीं है। अगर विरोध का तरीका अगर हिंसात्मक है, गलत है, उसका हम विरोध करते हैं। हमने तो पहले भी बोला है। अब रही बात, कोई आदमी अगर हिंसा फैलाता है तो हिंसा को, हिंसावादी व्यक्ति को और गलत रास्ता अख्तियार करने वाले व्यक्ति को चिन्हित करने का काम सरकार का है और लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन का है। इस पे कोई दल को क्या, देखिए आप बार बार ये कह रही हैं कि कांग्रेस निश्चित रूप से इसका विरोध कर रही है, लेकिन हमने स्पष्ट बोला है। हम राजघाट पे धरना भी हुआ, हमारे तमाम नेताओं का धरना हुआ।
हम लोगों ने पहले से भी बोलते आ रहे हैं, सर, आपने आज भी वही बोल रहे हैं कि हमारा हिंसा में कतई विश्वास नहीं है। बीजेपी पर निशाना साधा, जनता ने, आपने देश की पुलिस पर निशाना साधा, आपने तमाम उन लोगों पर जी, निशाना साधा जो सीएए को देखिए, लेकर मैं आपको प्रतिक्रिया बताता दे रहे हूं। थे और जो बता एक रहे चीज थे मैं कि आपको देश के बताता लिए हूं। जरूरत है, लेकिन आरोप आपने उन लगा पर देना, प्रतिक्रिया क्यों आरोप नहीं लगा दी देना जो विरोध को और भड़का रहे सत्ता थे, के आंदोलन सुनिए, भड़का रहे थे। सत्ता की ताकत से आप किसी चीज को गलत मनवाने की कोशिश करेंगी तो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र की एक गरिमा होती है। लोकतंत्र उस की गरिमा ये को होती समझने है, की कोशिश करनी लोकतंत्र चाहिए। की गरिमा ये होती है, मनोज सरकारें जी, आती हैं, कि सरकारें जाती हैं। आज लोकतंत्र भारतीय की जनता गरिमा पार्टी क्या की ये सरकार होती है है, कि कल पब्लिक कांग्रेस प्रॉपर्टी की को सरकार नुकसान आएगी, पहुंचाए। लेकिन आप लोकतंत्र की गरिमा ये लोकतांत्रिक होती है। व्यवस्था को मनोज जीर्ण तिवारी करने जी, का मनोज प्रयास तिवारी नहीं जी, होना चाहिए, ये मनोज हम भी तिवारी बोल जी, रहे हैं। लोकतंत्र और की हम गरिमा बिल्कुल ये कहते होती है हैं कि कि पब्लिक हिंसा प्रॉपर्टी को हिंसात्मक निशाना आंदोलन बनाए। का इस देश में लोकतंत्र कोई की स्थान गरिमा नहीं ये है। होती है कि हिंदू आस्था को चोट पहुंचाए। देखिए, पटना के फुलवारी शरीफ मैं में एक मंदिर चीज को समझ आपने नहीं तोड़ पाता हूं, दिया लावनी जी, और एक मंदिर नहीं कई मंदिरों को लावनी निशाना जी, बना दिया। मुझे ये तो लोकतंत्र लगता की है गरिमा। मुझे तो लगता है कि अभी लोकतंत्र महज की 6 वर्ष गरिमा की पहले तक आड़ में आप देश जिहादियों के को लोगों किस तरीके से आसरा दे देश रहे हैं, के ये नहीं दिख लोगों रहा है। ने एक छोटा सा ब्रेक मुझे सामाजिक लेने के लिए कहा बंटवारा जा का रहा है। आधार चलिए एक छोटा सा कभी ब्रेक धर्म लेंगे के सर। ऊपर ब्रेक सोचने का लेंगे तो प्रयास उसके ही बाद जवाब फिर हम संदीप दुबे से लेंगे जो सरकार का पक्ष रखेंगे। इतना जरूर है सर ब्रेक ले रही हूं मैं, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे। एक ब्रेक के बाद लौटेंगे। महत्वपूर्ण मुद्दा है, एक तरफ अभी सीएए को लेकर हम देख रहे हैं कि विपक्षी दल हिंसक आंदोलन करने वालों को एक सहारा दे रहा है, दूसरी तरफ एनपीआर को लेकर जिस तरीके से आज सरकार ने स्पष्टता दी है वो भी ये बता रही है कि देश की मांग है, समय की मांग है एनपीआर और सीए। चर्चा जारी है, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। पीरियड्स के दौरान होने वाली हर प्रॉब्लम्स जैसे कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, इरेगुलरिटीज, वीकनेस, मूड स्विंग्स एटसेट्रा, इन सभी का बेस्ट एंड सेफ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है सची सहेली। सची सहेली आयुर्वेदिक सिरप को मिनिमम 21 दिन रेगुलरली यूज करें। यू विल लव दिस प्रोडक्ट। नमस्कार देशवासियों, रात के खाने का समय हुआ है और सुदर्शन परिवार का नारा है, खाने के पहले किसान को और रात को सोने के पहले जवान को याद करें। आपके सामने जो अन्न है ये भले ही आपने पैसे खर्च कर लाया हो, लेकिन इस किसान ने उसके लिए दिन रात मेहनत करके पसीना बहाया। आपको भी अच्छा लगेगा और मेरे किसान भाई को भी सुकून मिलेगा। बस याद करें, जय जवान जय किसान। सुदर्शन टीवी मीडिया एकेडमी आपको जर्नलिज्म में सबसे हाईटेक सुविधाओं से लाइव न्यूज रूम प्रैक्टिकल की ट्रेनिंग देता है। काम करते हुए सीखें पत्रकारिता के गुण, एंकरिंग, रिपोर्टिंग, प्रोडक्शन, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स, कैमरा, लाइट्स और साउंड ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी में उत्तम प्रशिक्षण। अगर आप पत्रकार बनना चाहते हैं तो सुदर्शन टीवी मीडिया एकेडमी में 3, 6 और 10 माह के ब्रॉडकास्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम में प्रवेश लेकर अपने सपनों को साकार कीजिए। सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा कोर्सेज उपलब्ध है। सुदर्शन टीवी मीडिया एकेडमी, A84 सेक्टर 57, नोएडा। पीरियड्स के दौरान होने वाली हर प्रॉब्लम्स जैसे कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, इरेगुलरिटीज, वीकनेस, मूड स्विंग्स एटसेट्रा, इन सभी का बेस्ट एंड सेफ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है सची सहेली। सची सहेली आयुर्वेदिक सिरप को मिनिमम 21 दिन रेगुलरली यूज करें। यू विल लव दिस प्रोडक्ट। धारा 370 और प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर के बाद अब हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनने से रोकने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना है। ये कानून लाने के लिए अब तक 6.25 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हस्ताक्षर और मिस कॉल की है। इस नंबर पर फोन करिए और साथ में populationcontrollaw.org पर जाकर इस कानून के समर्थन में हस्ताक्षर करिए। हम दो हमारे दो तो सबके दो, इस नारे को प्रस्तावित करें। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर एक और तो देश भर में हमने देखा कि हिंसक प्रदर्शन हो रहा है,
कांग्रेस इसकी प्रणेता बनी हुई है। तमाम जगहों पर जो आंदोलन हो रहा है, उस आंदोलन के पीछे कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जो ये बता रही हैं कि इस आंदोलन में जिहादियों ने दंगा भड़काने का जो षड्यंत्र रचा वो भी सामने आया और इन सब के बीच हिंदू आस्था को भी चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है। पटना के फुलवारी शरीफ में मंदिर तक तोड़ा गया, एक नहीं कई मंदिरों को निशाना बनाया गया। इस पर मौन व्रत क्यों है उन विपक्षी दलों का जो इस आंदोलन को संविधान बचाने का आंदोलन कह रहे हैं? वहीं दूसरी ओर अब सीएए को लेकर जो आंदोलन जारी है, इन सब के बीच में सरकार की तरफ से एक और बड़ी बात आज सामने आई जब एनपीआर को लेकर हरी झंडी दे दी गई। एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह कुछ देर पहले जनता के समक्ष आकर उन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि एनपीआर और एनआरसी में बहुत बड़ा फर्क है और जो लोग सीएए या एनआरसी को लेकर देश में आंदोलन कर रहे हैं, देश को दंगे की आग में झोंकने का प्रयास कर रहे हैं, वो कहीं ऐसा ना हो कि एनपीआर को लेकर भी कोई कंफ्यूजन क्रिएट करें। इसीलिए स्पष्टता के साथ आज गृह मंत्री ने एनआरसी और एनपीआर का महत्वपूर्ण अंतर भी बताया और इसे देश की तमाम लोगों के लिए उन योजनाओं को उन तक पहुंचाने के लिए, लाभान्वित करने के लिए महत्वपूर्ण बताया जो आने वाले समय में सरकार द्वारा देश की जनता के लिए लाई जाएंगी। उनके शब्दों में जरा सुनते हैं कि एनपीआर और एनआरसी को लेकर किस तरह से गृह मंत्री ने आज स्पष्टता संपूर्ण रूप से देश के सामने रखी है। एनपीआर जो है वो जनसंख्या का रजिस्टर है, जो पॉपुलेशन रजिस्टर है। देश में जो भी रहते हैं उनके नाम रजिस्टर्ड किए जाते हैं, जिसके आधार पर देश की अलग अलग योजनाओं का आकार बनता है। और एनआरसी है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। इसमें से हर व्यक्ति से प्रूफ मांगे जाते हैं कि आप बताइए कि भाई आप किस आधार पर इस देश के नागरिक हो। ये दोनों प्रक्रिया का कोई लेन देन नहीं है, न दोनों प्रक्रिया का एक दूसरे के सर्वे में उपयोग हो सकता है। एनपीआर के लिए जो अभी प्रक्रिया चलेगी, इसका उपयोग कभी भी एनआरसी के लिए नहीं हो सकता। दो कानून भी अलग है। मगर ये प्रक्रिया मैं थोड़ी स्पष्टता कर दूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू नहीं की है। 2004 में यूपीए सरकार ने एक कानून बनाया जिसके तहत प्रक्रिया चालू हुई और 2010 में जब जनगणना हुई 2010-11 में, इसके साथ इसको किया गया। अब फिर से जनगणना हो रही, इसके साथ ही करने का निर्णय करा है। तो मैं पहले ये स्पष्टता कर देना चाहता हूं कि एनपीआर का कोई भी डेटा एनआरसी के उपयोग में आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये अलग प्रक्रियाएं हैं। एनआरसी में प्रूव करना पड़ेगा और एनपीआर में सिर्फ साइन करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन भरना पड़ेगा, और ये सब वॉलंटरी है एनपीआर का एक्सरसाइज। वॉलंटरी मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो उसमें कुछ खाने खाली रखे जा सकते हैं जी। तो अगर कौन से ऐसे सवाल हैं एनपीआर में जो इस बार नए हैं, पिछली प्रक्रिया में नहीं थे और इस प्रक्रिया में जोड़े जाए? देखिए, एक दो चीजें नई हैं जिसमें घर में कितने, घर का एरिया क्या है, घर में पशु कितने हैं, इस प्रकार की कुछ चीजें नई हैं जिसके आधार पर राष्ट्र की सारी योजनाओं का एक खाका बनता है। मैं आपको बताता हूं, इस प्रकार के सर्वे न हुए होते तो हम आज देश में हर गरीब के घर में गैस नहीं पहुंचा सकते। जो लोग इसके लिए अपप्रचार कर रहे हैं वो गरीबों का और विशेषकर माइनॉरिटी का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया से जो कटेंगे उनके लिए ये योजनाओं में कैसे जगह बनेगी, इसका अंदाज कैसे लगेगा। मैं आपको बताता हूं कि गुजरात का सूरत शहर है, ढेर सारे वहां उड़ीसा से, यूपी से, बिहार से लोग आकर बसे हैं, रोजी रोटी के लिए बसे, परिवार के साथ भी बसे हैं। अब जब एनपीआर के माध्यम से ये मालूम नहीं पड़ेगा कि कितने उड़िया बच्चे यहां रहते हैं, तो उड़िया भाषा की प्राथमिक शालाएं वहां कितनी खोली जाएगी, आप मुझे बताइए। कैसे सरकार तय करेगी? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कैसे तय करेगा? हिंदी भाषी स्कूल्स कितनी खोली जाएगी, वो कैसे तय करेंगे? क्योंकि गुजरात में प्राइमरी एजुकेशन गुजराती में है ऑब्वियसली। इस प्रकार के पर्पस के लिए ये जनगणना मतलब सेंसस और एनपीआर दोनों का उपयोग होता है।
तो आपने सेंसस का जिक्र किया, जब सेंसस हो ही रहा है तो एनपीआर अभी लाने की क्या जरूरत है, क्योंकि 2015 में अपडेट हो तो गया था सेंसस। देखिए 2015 में पायलट लेवल पर अपडेट किया था। ये 10 साल में की जाने वाली प्रक्रिया है। 10 साल में देश में जनसंख्या के रहने में बहुत बड़ा उथल पुथल होता है। जनगणना भी 10 साल में होती है। ये भी 2010 में यूपीए ने यही एक्सरसाइज करी है, किसी ने सवाल नहीं उठाया। वो करते हैं तो सारी निर्दोष चीजें, हम करते हैं तो प्रॉब्लम है। मुझे तो समझ भी नहीं आता किस प्रकार की पॉलिटिक्स। मनोज जी, सीधे आपके पास आऊंगी। इससे ज्यादा स्पष्टता के साथ अब चीजें सामने नहीं रखी जा सकती। सीए को लेकर जिस तरीके से भड़काने की कोशिश की गई है देश को, अब एनपीआर को लेकर तो ऐसा नहीं करेंगे ना, क्योंकि एनपीआर को लेकर तो देखिए स्पष्ट रूप से गृह मंत्री ने बता दिया। मुझे खुद नहीं पता चल पाता है। अभी हम लोग चैनल पे बैठे हैं तो पता नहीं आपके चैनल से जाएं और कल पता नहीं कोई नया रजिस्टर आ जाएगा। सवाल ये है कि सरकार के किसी भी अच्छे कार्यों का हमने कभी विरोध नहीं किया। हम विरोध कर रहे हैं सीए पर। हमारी सीए के विरोध का एक मतलब है और वो मतलब पूरा देश जानता है। सर, नागरिकता का आधार, अभी अभी आपने सुना ना गृह मंत्री ने क्या कहा? जी, आपने प्रश्न पूछा, उस प्रश्न का जवाब ले लीजिए। या उस नागरिकता के आधार पर लाभ पहुंचाना, यही तो उद्देश्य है। होंगे सर, मेरा तो सीधा सीधा सवाल है, बात आप कह रहे हैं, जिस आंदोलन जिस विरोध की बात कर रहे हैं, आप सुनिए ना, गृह मंत्री कह रहे हैं नागरिकता का आधार, और उस नागरिकता के आधार पर जन जन तक लाभ, योजनाओं के लाभ को पहुंचाना, लाभान्वित करना, उद्देश्य तो बिल्कुल स्पष्ट है। अरे भाई, तो इस उद्देश्य में लावनी जी, गृह मंत्री जी जो कह रहे हैं, गृह मंत्री जी अपने खुद पार्लियामेंट में कुछ कहते हैं और देश के प्रधानमंत्री भाषणों में कुछ कहते हैं। तो पहले तो भारतीय जनता पार्टी को यह समझना होगा कि उनके गृह मंत्री का बयान सही है कि प्रधानमंत्री का बयान सही है। देश की जनता को तो बाद में समझना है, पहले तो सरकार को ही समझना है कि सरकार बोल क्या रही है। अभी गृह मंत्री जी समझा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी उसका खंडन कर रहे हैं। मेरे एनआरसी की प्रक्रिया जो थी, एनआरसी की प्रक्रिया पूरी हुई कहां? एनआरसी की तो असफलता के कारण से जिक्र भी नहीं किया। सीए को लेकर आया गया है। तो कोई अभी कहीं से सपने में भी अभी ख्याल नहीं आ रहा है। जरूर उन्होंने ये बोला, उन्होंने देश की संसद के अंदर बोला कि एनआरसी होगा, ये स्पष्ट रूप से बोला, लेकिन अभी उसकी कोई प्रक्रिया नहीं है। तो ये एनआरसी का हुआ क्यों? पार्लियामेंट का बयान देखिए, गृह मंत्री ने बिल्कुल चेतावनी भरे शब्दों में स्पष्टता से कहा एनआरसी आएगी आएगी आएगी। एनआरसी नहीं आने का क्या मतलब होता है? देखिए, हमारा सवाल जो है, आप खुद ही देख लीजिए, देश की सरकार लोगों के सामने संबोधन में पार्लियामेंट में कुछ कहती है, बाहर कुछ कहती है। बड़ी महत्वपूर्ण बात अभी आप सुन रहे थे, जब प्रधान संपादक सुरेश चाणक्य जी जुड़े हुए थे, मैं उन्हीं के सवाल को दोहराकर आपके सामने रखती हूँ। उन्होंने कहा कि अगर मैं इस देश का नागरिक हूं और मुझसे कोई डॉक्यूमेंट मांगा जाता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं डॉक्यूमेंट दूंगा। अगर मनोज तिवारी इस देश के नागरिक हैं और मनोज तिवारी को ये लगता है कि देश की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचे, देश के विकास में उनकी क्या महत्ता हो सकती है, सरकार अगर इसे निर्धारित करने की कोशिश कर रहे हैं तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? एक नहीं 10 आंकड़े मांगे जाए, दीजिए ना, प्रॉब्लम क्यों है फिर? लावनी जी, एक प्रक्रिया को सरकार को पूरा क्रियान्वित करने में कई हजार करोड़ रुपए लगते हैं। जरा मेरी बात को सुन लीजिए। एनआरसी को किस लिए लाया गया था? एनआरसी नहीं, एक मिनट, एनआरसी का मतलब क्या है? एनआरसी का मतलब क्या है? देखिए, एनआरसी का मतलब क्या है? डिबेट में हस्तक्षेप, हम डिबेट कर रहे हैं भाई। देखिए, यही प्रॉब्लम है। आप एनआरसी की प्रक्रिया के बाद सीए आ गया, अब सीए का मामला बंद करके अब एनआरसी आ गया। अरे भाई, किस पर डिस्कशन कर रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। एक सेकेंड मनोज जी, एनआरसी का जिक्र आप लोग बार बार कर रहे हैं। अभी भी आपने सुना कि गृह मंत्री ने क्या कहा? अभी तो आपने उनका संवाद सुना ना कि उन्होंने क्या कहा कि एनआरसी का इसका अभी तो हम सपने में भी कोई बातचीत नहीं चल रही है। तो ये एनआरसी की बात कहकर देश को आंदोलित करना, और देश के इस आंदोलन में जिसे संवैधानिक आंदोलन बताया जा रहा है, आपने खुद देखा कि किस तरह से दंगा भड़का, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया, पुलिस ऑफिसर आपके सामने बैठे हुए हैं, देश के कितने पुलिस ऑफिसर्स को निशाना बनाया गया, हिंदू आस्था को चोट पहुंचाई गई, मंदिर तोड़ दी गई। हम लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं, आप बार बार कह रही हैं आंदोलन को हिंसात्मक बनाया गया। अरे हिंसात्मक बनाने वाले लोग कौन है? प्रशासन अपना काम कर रही है भाई, प्रशासन के ऊपर प्रशासन अपना काम कर रही है।
आंदोलन में अगर आंदोलनकारी कोई गलत तत्व, उसमें अवांछित तत्व घुस जाते हैं तो इसको चिन्हित करने का काम विपक्ष का थोड़ी है। तो विपक्ष क्या, भाई सरकार के आपके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है, ये आपको देखना है ना। विपक्ष ने इस पर भी एक बार इसका मतलब ये है, आपके कहने का मतलब है कि देश में तमाम आंदोलन बंद हो जाने चाहिए, विपक्ष ने इस पर आंदोलन नहीं प्रतिक्रिया होना क्यों चाहिए। नहीं दी जब दंगा भड़क रहा था? विपक्ष में इस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी जब एक मंदिर को तोड़ दिया गया? लावनी जी, मुझे लगता है कि आपने उस प्रतिक्रिया को देखा नहीं है। संदीप दुबे, लावनी जी, आपने उस प्रतिक्रिया को देखा नहीं है। कांग्रेस ने बार बार बिल्कुल प्रतिक्रियाएं दी है। ठीक है, संदीप दुबे, संदीप दुबे को समझने की जरूरत है। कांग्रेस सत्ता के बगैर इस देश में रह नहीं सकती। और आजादी के बाद जितने भी भारत में आंदोलन है, जयप्रकाश के आंदोलन हुए, अन्ना के हुए और जितने भी आंदोलन हुए, और या थर्ड पार्टी कभी भी समाजवादियों के देश में सरकार भी बनी, तो वो एक ही विषय देश के सामने हमेशा परोसती है। वो विषय ये है कि उसके बगैर ये देश नहीं चल सकता। इस आंदोलन में भी यही करने की कोशिश की जा रही है। इस आंदोलन को और भी आगे हवा देने की ये कोशिश की जा रही है। इसको धर्म के आधार पे, दलित के आधार पे, सवर्ण के आधार पे, जो इसके वोट बैंक पहले होते थे, इन्होंने जातियों को जिस तरह वर्गीकरण देश में किया था, उस आधार पे अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और चाहते हैं कि वोट बैंक इनसे दोबारा इंटरेक्ट हो जाए। इनको देश की कोई चिंता नहीं है। इनको चिंता सिर्फ अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी कैसे वापस आ जाए इसकी है। कोई बैंकॉक रहता है और कोई इंडिया गेट पे धरना दे रहा होता है। जब आने के बाद कभी यूपी के अंदर जो लोग हैं उनसे मिलने जाता है, तो पूरे देश में कैसे भ्रांतियां फैलाई जाए, कैसे झूठ बोला जाए। और कांग्रेस से ये उम्मीद नहीं थी गांधी की तस्वीर ली जाए और रिक्शे वाले की पिटाई की जाए, गांधी जी की तस्वीर ली जाए और पुलिस वालों पे पत्थर चलवाया जाए, गांधी जी की तस्वीर ली जाए कि मैं गांधीवादी पार्टी और विचारधारा को हूं और देश में आग लगा जाए। हमें लगता है कांग्रेस को यह समझना पड़ेगा कि देश को विपक्ष की जो भूमिका है वो रचनात्मक भूमिका में कांग्रेस को आना चाहिए, करना चाहिए। और देखिए, एनपीआर के मुद्दे पे जो हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने बोला, हमें लगता है वो चाहे एनपीआर हो या सीए हो, और आपके सबसे बड़ी बात है सुरेश चौहान जी ने भी ये बात बोली, इसे हमें उत्सव के रूप में मनाना चाहिए कि हम सब लोग क्यों ना अपनी जो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं या सरकार कुछ मांग रही, इससे भारत सशक्त होगा। और लावणी जी, अंतिम बात, ये देश में जो आतंकवादी घटनाएं रुकी हैं और आगे न हो, रुकेंगी, कई ऐसे काम जो देश की समस्याएं हैं उसका समाधान होगा। तो हम सबकी इसमें भूमिका होनी चाहिए कि ये देश हमारे और आपके अच्छे कर्मों से बनता है। यही मेरा महत्वपूर्ण सवाल था कि जब हम सीए की बात करते हैं या हम एनपीआर की बात करते हैं, एक तरफ हम जनसंख्या की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम उसी जनसंख्या में नागरिकता के आधार की बात कर रहे हैं। ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं से अगर हम बड़े कैनवास पर देखें तो राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ी हुई हैं। जो भी घुसपैठिया होगा उसे प्रॉब्लम होगी अपनी जानकारी देने में, लेकिन जो देश का नागरिक होगा वो बहुत ही आराम से, बहुत ही प्रेम से सारे डॉक्यूमेंटेशन देगा। वो एक नहीं 10 बार भी मांगा जाए। तो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ भी ये एक मैटर है। ये बात क्यों नहीं लोग समझ पा रहे? बिल्कुल है। आप देखिए, लखनऊ के अंदर जो हिंसा हुई, लखनऊ के अंदर मालदा, बंगाल से क्रिमिनल्स पकड़े गए। अब मालदा का और लखनऊ का क्या कनेक्शन है? दरियागंज में तोड़फोड़ हुई, आग लगाई गई, थाने के आगे डिमॉन्स्ट्रेशन किया गया, उसमें सीलमपुर और जाफराबाद के क्रिमिनल्स अरेस्ट हुए। ये क्या बताता है? आपको ध्यान है, अभी कुछ दिन पहले ट्रैफिक लॉज लागू किए गए थे हिंदुस्तान में, कितना ह्यू एंड क्राई, कितना हंगामा किया गया कि हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। वो केवल डॉक्यूमेंट्स का एक मैटर था। अब आप बिल्कुल देखिए, शांत हो गया है, सब लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स बना लिए, ट्रैफिक के कानून का पालन किया जा रहा है। तो इसमें ऐसी क्या सामाजिक तत्व आ गए, क्यों ऐसी तोड़फोड़ पे आ गए? आपको समझने की जरूरत है, सभी लोगों को समझने की जरूरत है। मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं, फिर भी यदि जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि शांति की, अरे एक बार सोनिया जी हमारी नेता है, इतनी बड़ी लीडर है, क्या उन्होंने कभी आकर टेलीविजन पर मीडिया से के सामने रिक्वेस्ट की कि तोड़फोड़ ना की जाए, शांतिपूर्ण तरीके से यही सवाल, उनको कौन रोक रहा है? कोई मना नहीं कर रहा है। और क्या उन्होंने कभी सवाल मेरा यही आपसे सवाल पैदा किया, आह्वान किया? अगर आप विरोध कर रहे थे तो फिर आंदोलनकारियों के खिलाफ, दंगाइयों के खिलाफ कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं? शर्मा जी, आप देश के एक प्रतिष्ठित प्रशासनिक पदाधिकारी रहे हैं और आपका सम्मान है, आप लोगों की वजह से ही देश में लॉ एंड ऑर्डर है। मैं आपको एक बात कहता हूं, देखिए, राजनीतिक बयानबाजियां और राजनीतिक प्रतिरोध जो है, रोध प्रतिरोध, ये चलते रहता है। मैं आपको एक बात बताता हूं, चूंकि आपने प्रश्न उठा दिया, सोनिया गांधी का बयान बिल्कुल आया था और सोनिया गांधी ने बिल्कुल अपने इंटरव्यू में स्पष्ट टेलीविजन पर यह बोला कि हम इसका विरोध करते हैं, लेकिन बिल्कुल पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्ण ढंग से हम इसका विरोध करते हैं।
देखिए ऐसा है, विरोध करते हैं देश और वही सबका है, दूसरी तरफ देश जो लोग सबका है, और वही दूसरी तरफ जो आंदोलनकारी हमारी थे, जो दंगाई थे, उनके परिवार से मिलने के लिए भी जाना चाहते हैं। आप मुझे थोड़ा बता हमारे साथी दीजिए, हैं, ये मैं दो उनको एक रास्ते बात पर बताना कांग्रेस चाहता क्या क्यों चल उन्होंने रही है? कहीं ये अपील मुझे दिखा दें, सुना दें, उन्होंने अपील की हो कि कानून का विरोध करें पर आप वायलेंस यही ना बताइए करें। कि एक तरफ आप कह देखिए, रहे हैं कि बिल्कुल, सोनिया हम गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने वो बिल्कुल अपोज स्पष्ट करती है बोला ऐसे है लोगों को, कि लेकिन दूसरी आपका तरफ प्रश्न है, इसलिए उस प्रश्न का जवाब मैं दे रहा हूं। कांग्रेस शुरुआती दिनों से तक, हम भी एक कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, तमाम लोग कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने ये कहा है कि हम गांधी के लोग, गांधी को मानने वाले लोग हैं और हमारे लिए हिंसा की कोई जगह नहीं है। हम विरोध करते हैं तो इस फिर बिल हिंसा का, करने इस वालों विधेयक का, के ये परिवार, हमारा अधिकार है और हमारे अधिकार वाले, हमारे सदन में जब चर्चा हो रही थी तो आप कहाँ थे? आप तो सदन के लोग हैं, आप लोगों ने लगता है संदीप भाई, सुनिए एक बात, भाई, पूरे देश में लोकसभा जब और सांसदों की राज्यसभा गरिमा आप में, नहीं रखेंगे, लोकसभा सांसदों की गरिमा और नहीं रखेंगे, राज्यसभा में भी भी पास हुआ, चर्चा हुई और चर्चा के बाद आपका आंदोलन को पहले तो आपने छात्रों को आगे किया, छात्रों से आपका आंदोलन नहीं चला तो खुद निकल के कोई भला नहीं होगा। लक्ष्यदार भाषण करते हैं, लक्ष्यदार विषय रखते हैं। अगर आप भारत के लोकतंत्र को मानते हैं तो लोकतंत्र के अनुयायी जो खींचने लगते हैं, संख्या है, देश की पैर के लोग हैं उनको प्रतिक्रिया देते हैं कि नहीं देते देश के आम आदमी कांग्रेस पे अपना भरोसा जताया है। आप लोग आपका तो नाराई रहता है, आपका एक ही विरोध है। मनोज तिवारी और संदीप दुबे जी, एक सेकेंड मनोज तिवारी जी सुनिए, मनोज तिवारी जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सेकेंड मनोज जी सुनिए पहले आप। मनोज तिवारी जी, ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये गलत बात है। विपक्ष की आवाज दबाई नहीं जाती, लेकिन विपक्ष जब भाषण देकर गलत तरीके से चीजें फैलाने की कोशिश करता है तो हमें बोलना पड़ता है। एक सवाल का जवाब दीजिए, सुनिए पहले आप, सुनिए एक सवाल पूछिए, एक सवाल का जवाब दीजिए मनोज जी, दिल पर हाथ रख के सवाल का जवाब दीजिए कि आप यानी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मेरठ हो, लखनऊ हो, तमाम जगहों पर जाकर उन दंगाइयों के लोगों से मिलने के लिए तो तैयार हो गए, लेकिन किसी एक सवाल सुनिए, अरे आप सवाल पूरा सुनिए, सवाल पूरा सुनिए, लोकतंत्र में आंदोलन करने वाले सवाल लोगों को सुनिए, या दंगाई हिम्मत नहीं है सवाल सुनने की? आपके नजर में जो लोग लोकतंत्र में विरोध करें, सरकार का विरोध करें, वो दंगाई हो जाते हैं। आपके अंदर जो सवाल लोग आपके प्रक्रियाओं पे विरोध जताए, किसी एक पुलिस ऑफिसर के घर आप लोग गए, उनके परिवार वालों से मिलने के लिए कोशिश की, क्या एक भी पुलिस वालों के परिवार वालों से मिलने की कोशिश कांग्रेस ने की? वाले लोग हैं आपके मुताबिक, हम थोड़ी मनोज तिवारी, क्या कांग्रेस ने किसी एक भी पुलिसकर्मी जो कि घायल हुए हैं इस पूरे हिंसा में उनके परिवार वालों से मिलने की कोशिश की? क्या किसी एक पुलिसकर्मी के घर जाने की कोशिश की? हमारे जिन राज्यों में, जिस सूबे में हमारी कहाँ मिलने के लिए गए आप? के मुख्यमंत्री कहाँ गए आप भी लोग मिलने के आंदोलन में लिए? शिरकत करते हैं और शांति ढंग से हमारा आंदोलन क्या चला है। किसी एक पुलिसकर्मी के परिवार वालों से मिलने की कोशिश की गई? अरे हिंसा फैलाने वाले लोग, सवाल मेरा सीधा है, आपके पास जवाब नहीं है, नहीं है जवाब आपके पास। आपको दंगाइयों से सहानुभूति है, लेकिन आपके देश की रक्षा के लिए, आपकी रक्षा के लिए जो जान पर किए जाते हैं उनके परिवार वालों की चिंता नहीं है। वेदभूषण जी, जनता पार्टी का ठेका, वेदभूषण जी सुन लिया आपने? बिल्कुल नहीं सोचती। जब मैंने पूछा कि किसी एक पुलिसकर्मी के घर आप पहुंचे, जो घायल पुलिसकर्मी है उन्हें देखने के लिए, देखिए जवाब नहीं आ रहा है, राजनीतिक बात नहीं करना चाहता। आ रही हूँ, जरा वेदभूषण जी को सुनिए अब आप। जवाब इनके पास है नहीं, इनकी मजबूरी है। मैं राजनीतिक आदमी नहीं, फिर भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, सोनिया जी टेररिस्ट और उग्रवादी जब फांसी पर चढ़ाए जाते हैं, मारे जाते हैं, उनके लिए आंसू बहाती हैं। ये वो सोनिया गांधी हैं जो कभी किसी पुलिस वाले के लिए, आर्मी के लिए, जो हमारे जवान मारे जाते हैं, क्या कभी किसी के आज तक वो घर गई हैं? आप पूछे कांग्रेस के प्रवक्ता से। मेरा सवाल है कि किसी देश के जो हमारे जवान हैं, उनके जब बड़े से बड़े ऑफिसर, छोटे सिपाही मारे गए हैं, क्या सोनिया जी गई हैं? आपको याद होगा टेररिस्ट, और जब उनको फांसी दी जाती है सोनिया जी रोती हैं। अब मेरा सवाल है कांग्रेस के प्रवक्ता से, क्या कभी गई हैं तो बताएं, रिकॉर्ड चेक करके बताएं कांग्रेस का। मैं बार बार कह रहा हूं
कि मैं अब बताएं कोई आपके पास कोई रिकॉर्ड हो कि कब सोनिया गांधी जी किसी शहीद के घर पर गई हैं? लगता है कि आप और राजनीतिक बात कर रहे हैं। आप तो बार बार प्रश्न आपका सोनिया गांधी पर है, बार बार आपका प्रश्न कांग्रेस पर है। बिल्कुल है, मैं देश का नागरिक हूँ और मेरा सवाल है, मेरा अधिकार है सवाल पूछने का आपसे। मैं इस देश का नागरिक हूँ, मैं एनआरसी और सीए का हिस्सा नहीं हूँ। मैं इस देश का नागरिक हूँ, मैं सवाल पूछूंगा और मेरी जिम्मेदारी है, मैं देश के नागरिक होने के नाते मैं बिल्कुल सवाल पूछूंगा। मुझे ये अधिकार दिया है, मुझे अधिकार है पूछने का। मुझे आप चैलेंज नहीं कर सकते। मैं इस देश का नागरिक हूँ, पैदाइशी नागरिक हूँ। ये प्रश्न चिन्ह है मनोज तिवारी जी, बड़ा बहुत बिल्कुल मेरा अधिकार है पूछने का। मैं इस देश का नागरिक हूँ, मैं फॉरनर नहीं हूँ, मेरा अधिकार बनता है। और मेरा अधिकार विरोध करना है, मैं भी अपने अधिकारों का निर्वहन कर रहा हूँ। इस देश में जो लोकतांत्रिक सोच के रखने वाले लोग हैं, उनको यह सोचना चाहिए कि इस देश में विपक्ष की आवाज को दबाने का मतलब है देश में लोकतंत्र की हत्या। तो उसको कह देंगे कि भाई वो तो बीजेपी से जुड़ा हुआ होगा, जरूर इसीलिए सवाल पूछ रहा है। मेरा अधिकार है सवाल पूछने का। मैं इस देश का नागरिक हूँ और पैदाइशी नागरिक हूँ। मैं दूसरे किसी कंट्री से, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से नहीं आया हूँ। लोकतंत्र जो है, आप जो है देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था की चौथी स्तंभ है। मेरा आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं है, मैं आपसे सिर्फ एक ही सवाल करता हूँ। देखिए, इस देश में अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है और लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्वाह करना है तो सही मायने पर आप लोग गला घोटने पे लगे हुए हैं। लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। नागरिकता का आधार की बात करें तो सवाल जवाब शुरू कर दो। आपके पास पार्लियामेंट जा सकते हैं, आप इस देश की अदालतों में जा सकते हैं, कौन रोक रहा है आपको? वेदभूषण जी प्लीज आ रही हूँ आपके पास, जरा संदीप जी है बीजेपी से। हम लोग को लगता है क्या है, हम सब लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग खूब जोर जोर से चिल्लाएंगे, जनता हमें पसंद करने लगेगी। हमको ये लगना चाहिए कि देखिए, कांग्रेस जो काम कर रही है उसको लग रहा है कि वो अच्छा काम कर रही है, तो उसको मुबारक, उसको ऐसे करते रहना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा। मनोज जी जो बोल रहे हैं वो लगता है कि वो सही है, तो उनको बोलते रहना चाहिए, कोई विरोध नहीं है। इस देश में प्रधानमंत्री अपने प्राचीर से बोलता है, कहता है ये बात कि भाई विरोध करना है करो, हमारे पुतले को मारो, पीटो, गाली दो, लेकिन कम से कम देश का विरोध मत करो। तो कांग्रेस ये करते करते देश का विरोध करने लगी है, मोदी जी का विरोध करने लगी। आप ये समझिए, आप मोदी जी का विरोध करके आपको, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था, मुझे बोल तो लेने दीजिए, एक मिनट बोल तो लेने दीजिए। हमें इसलिए लगता है कि जब आप पाकिस्तान से आए लोग मुसलमानों का कहते हैं हम आपका समर्थन धार्मिक बात करते हैं, अब सीए को समझने को तैयार नहीं है। अब बांग्लादेश, आपको बार बार पूरे देश में कहा जा रहा है कि सीए जो है भारत भाई भारतीय जनता पार्टी नहीं है और वहां लिख दीजिए नागरिक जो है वहां लाइन लगा देंगे। सुनिए मनोज तिवारी जी, मनोज तिवारी जी और संदीप जी, मनोज तिवारी जी, इतना अग्रेशन जो यहाँ पे स्टूडियो में दिख रहा है ना, संदीप जी एक सेकेंड, यही अग्रेशन आप लोगों ने वहां सड़क पर दिखाई और देखिए आपकी इस जो बेवजह का अग्रेशन है उसकी वजह ये रही कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं से उन दंगाइयों को जगह दे दी जिन्होंने देश को आग लगाई। हमें विरोध, गलत विरोध पर अगर आप इस देश के नागरिक हैं, तो आपको प्रमाण देने में तकलीफ क्यों है? देश के नागरिक को प्रमाण देने में तकलीफ क्यों? दूसरी सरकार है, देश के नागरिक को प्रमाण देने में तकलीफ क्यों? देश के नागरिक को प्रमाण देने में तकलीफ क्यों है? मनोज जी, सम्मान कीजिए। मनोज तिवारी जी, देश के नागरिक को प्रमाण देने में तकलीफ क्यों? सवाल ये है, देश के नागरिक है तो प्रमाण देने में तकलीफ क्यों है? भाई नागरिकता प्रमाण पत्र का आधार क्या है आपका? मैं तो बार बार आपको कह रहा हूँ, मैंने क्या बोला? नागरिकता को देने का प्रमाण पत्र यही तो है कि आप धर्म के आधार पर प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। कहीं कहीं देश की व्यवस्था में लोगों की बना लिया है, कभी ये स्वीकार नहीं होगा। इस बात को आप लिख लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। आप जितने भी स्कॉलर्स हैं उनको आप राष्ट्र विरोधी बता देते हैं, रामचंद्र गुहा जैसे लोगों को आप राष्ट्र विरोधी बताते हैं। तमाम ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी से
अच्छा उसको उनकी तो मानसिकता से अरे भाई बुराई हो समर्थन नहीं करते हो गया, कुछ अच्छी वो बात राष्ट्रद्रोही हो गया। मनोज तिवारी जी और संदीप दुबे जी, मनोज जी थोड़ा सा क्योंकि सर्दी का मौसम है और ज्यादा हम चिल्लाएंगे तो ठीक है, गर्मी स्टूडियो में बहुत ज्यादा हो रही है आप लोगों की इस ऊष्मा से, लेकिन गलत चीजों पर ऊर्जा भी नहीं, कहते हैं ना, खर्च नहीं करनी चाहिए। बहुत सिंपल से सवाल आपसे करने वाली हूँ, आपको शायद बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये सवाल हम डंके की चोट पर पूछने वाले हैं और कहते भी आ रहे हैं। जो ये विरोध हो रहा है ना, दरअसल ये बड़े सीधे शब्दों में सुदर्शन न्यूज ने कहा कि पाक के मुसलमानों के लिए भारत के मुसलमानों द्वारा चलाया गया आंदोलन है और आपने कहीं ना कहीं से उसको हवा दे दी। अगर ऐसा नहीं था, पूरा सवाल सुनिएगा और जवाब आप ही से लूंगी, अगर ऐसा नहीं था तो फिर इस दंगे का केंद्र जामा मस्जिद पर जाकर क्यों मिल जाता है? क्यों जामा मस्जिद से आवाहन किया जाता है? क्यों जगह जगह पर मस्जिदों से आवाहन किया जाता है? क्यों पीएफआई की संलिप्तता यहां पर आ जाती है? क्यों यहां पर क्लियर होने लगता है कि बाकायदा पत्थर इकट्ठा किए गए थे पुलिस वालों को निशाना बनाने के लिए, हथियार इकट्ठा किए गए थे, कई दिनों से इसकी रेकी चल रही थी? क्या है सर? रावणी जी, मैं आपको एक बात बताऊं, अब जरा ध्यान तसल्ली बख्श मेरी बात को सुन लीजिएगा। आपको जो भी विरोध लगता है, जामा मस्जिद पर ही विरोध नहीं हुआ है। देश के आम सड़कों पर, मंडी हाउस, कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां विरोध नहीं हुआ है। आपको पता नहीं कौन सी तस्वीर दिखाई दे रही है। और दूसरी बात, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, अभी वो तस्वीर आप किसी विरोध के प्रक्रिया को, हनुमान मंदिर मैं आपका बार बार कह रही है कि सुदर्शन न्यूज ने दिखा, मैं आपको बताता हूँ, आप ही कार्यालय खोल लीजिए सुदर्शन का, सुदर्शन न्यूज चैनल पर कार्यालय खोल लीजिए, आइए और यहाँ राष्ट्रवादिता का प्रमाण पत्र हम आपको देते हैं, यह कार्यालय खोल लीजिए आप। राष्ट्रवादिता का प्रमाण पत्र हमें देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको देना पड़ेगा सर, अगर आप अपने शब्दों से दंगाइयों को हवा देंगे तो। ऐसा नहीं हुआ कि मूवमेंट नहीं हुआ है, मूवमेंट अगर दंगाइयों को हवा देंगे तब सवाल पूछना पड़ेगा। संदीप जी जवाब दीजिए। लोकतंत्र का गहना है संदीप जी, लोकतंत्र का गहना किक्का पाठ पढ़ा दिया मनोज जी ने बड़े अच्छे से। कांग्रेस के मित्र काफी चिंतित हैं, दुखी हैं, ठीक है, वो अपनी बात रखें और सरकार पूरी तरह से इनकी चिंता समझ रही है और सरकार बेहतर करने की कोशिश करेगी, क्योंकि हमें पता है हमारे अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। हम सब लोग मिलकर अपने देश के लिए कुछ अच्छा सोचें और अच्छा करें। कि विपक्ष अपना आंदोलन जारी रख रहा है, दंगाइयों का षड्यंत्र भी जारी है, पुलिस कितना तैयार? अपमान न करें, प्रधानमंत्री आपका कोडिंग गलत है, प्रधानमंत्री का दंगाई कौन है? हम तो कहते हैं, हम आपके चैनल मनोज तिवारी ने आवाज उठाई, लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने आवाज नहीं उठाई। वेदभूषण जी, वेदभूषण जी, एक बार आप जवाब सुनने में जवाब देने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको जवाब दे जी, एक बार उनको शांत कराएं तो मैं बोलूँ। देखिए, कोई भी दंगाई है, कोई भी अगर सड़क पर प्रशासन को, चलिए इनको आप शांत कराएं तो मैं बोलूँ, अपनी बात रखूं। समय खत्म हो रहा है, समय खत्म हो रहा है, मुझे ये चर्चा यहाँ खत्म करनी होगी, लेकिन इतना जरूर है कि इस आंदोलन की आड़ में कांग्रेस एक्सपोज हुई है। मनोज तिवारी जी डिफेंड करने की कोशिश जरूर कर रहे थे, लेकिन जो सच्चाई है वो सामने आ चुकी है। दंगाइयों ने किस तरीके से देश को दहलाने की कोशिश की, ये भी सामने आ चुका है। अब एनपीआर को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, देश की जनता को सजग होने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय खत्म हो चुका है आज की चर्चा में। बस जय। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। पीरियड्स के दौरान होने वाली हर प्रॉब्लम्स, जैसे कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, इरेगुलरिटीज, वीकनेस, मूड स्विंग्स एटसेट्रा, इन सभी का बेस्ट एंड सेफ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है सची सहेली। सची सहेली आयुर्वेदिक सिरप को मिनिमम 21 दिन रेगुलरली यूज करें। यू विल लव दिस प्रोडक्ट। देश के चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है और प्रदेश के लगभग 40 लाख कृषक परिवारों का मुख्य आय का स्रोत। योगी सरकार द्वारा गोरखपुर की पेपराइच एवं बस्ती की मुंडेरवा चीनी मिलों को पुनः संचालित करने के लिए दोनों मिलें 5000 टीसीडी क्षमता की स्थापित कर 27 मेगावाट को जनरेशन प्लांट लगाने का निर्णय लेकर लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा किया गया। पिछली सरकारें चीनी मिलों को बेचती थीं, उन्हें बंद करवाती थीं और आज सरकार बंद चीनी मिलों को चलाने का कार्य करती है और नई चीनी मिलों को लगाने का कार्य करती है। पिपराइच में सल्फरलेस रिफाइंड शुगर के प्लांट और 120 किलोलीटर उत्पादन क्षमता की आसवनी तथा
एथेनॉल प्लांट का भी शिलान्यास किया गया। सहकारी चीनी मिलों में स्थापित सभी 6 डिस्टिलरियों में बायो कंपोस्ट पर आधारित जीरो लिक्विड डिस्चार्ज संयंत्र की स्थापना की गई। योगी सरकार ने किसानों की समस्याओं को समझते हुए गन्ना किसानों के बकाया 76,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया। रमाला मिल की पेराई क्षमता 2,750 टीसीडी से बढ़ाकर 5,000 टीसीडी करने और 27 मेगावाट को जनरेशन परियोजना का लोकार्पण दिनांक 4 नवंबर 2019 को किया गया। प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों के तकनीकी उत्थान के लिए पहली बार प्रदेश सरकार ने बजट प्राविधान किया, जिसके तहत सरसावा, अनूप शहर, नानपारा, बेलराया और पुआया मिलों में गुणवत्ता सुधार किया गया। प्रदेश की खस्ता हाल और बंद पड़ी चीनी मिलों को पुनर्जीवन प्रदान करते हुए प्रदेश को चीनी उत्पादन में अग्रणी बनाने का सफल प्रयास किया जा रहा है। पीरियड्स के दौरान होने वाली हर प्रॉब्लम्स जैसे कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, इरेगुलरिटीज, वीकनेस, मूड स्विंग्स एटसेट्रा, इन सभी का बेस्ट एंड सेफ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है सची सहेली। सची सहेली आयुर्वेदिक सिरप को मिनिमम 21 दिन रेगुलरली यूज करें। यू विल लव दिस प्रोडक्ट। धारा 370 और प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर के बाद अब हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनने से